धूप की वजह से स्किन कैंसर होता है? धूप की वजह से ही स्किन कैंसर होता है। कैसे, क्यों? तो पहली चीज ऑब्सेशन क्यों है कि स्किन गोरी होनी चाहिए? सुंदर तो देखने वाले की आंखों पर डिपेंड करता क्या है। बात है। आपने जैसे पूछा कि क्या हम स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं, हाँ तो जी। देयर आर सम मॉडिफाइबल फैक्टर्स आल्सो। जैसे Okay. धूप, अगर आप धूप में नहीं जाओगे तो आपका टैन कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप घर में भी सनस्क्रीन लगाओगे तो आपको थोड़ा और प्रोटेक्शन मिलेगा। पाम ऑयल अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही अनहेल्दी होता है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी ओवर द काउंटर क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। हाउ स्टेरॉइड्स डू क्या होता आइडेंटिफाई? है? बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा। या उधर लिखा होता है, पर वहाँ अच्छा। पे मॉलिक्यूलर नेम लिखा होता है। थैंक्स टू पीपीडी। थैंक्स टू पीपीटी, नॉट टू द Yes, सास। not yes. फॉर मेन क्या करना चाहिए फॉर स्किन केयर एट लार्ज? रात को लाइट बंद करके हम बहुत देर लोग मोबाइल पे बैठे हाँ, रहते phone हैं, पे लगे रहते हैं। दैट्स एक्चुअली वेरी हार्मफुल। डॉक्टर जोशिया, क्या हाल है आपके? ऑल वेल सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक सवाल है मेरा। इंडिया में चाहे शादी.com हो या कोई भी मैट्रिमोनियल का ऐड हो, उसमें लिखा होता है कि लड़की सुंदर, सुशील और गोरी होनी चाहिए। तो पहली चीज़, ऑब्सेशन क्यों है कि स्किन गोरी होनी चाहिए, और क्या वाकई में स्किन कलर चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है? सुंदर तो देखने वाले की आंखों पर डिपेंड करता क्या है। बात है। ठीक है, सुंदरता का कलर से कोई लेना देना नहीं है। देर आर women, men who have beautiful features, but their skin color could be any, कोई भी स्किन कलर के वो हो सकते हैं। सुशील तो होना ही चाहिए, सबको ही होना चाहिए। ठीक है। स्किन कलर की जहाँ तक बात करें तो स्किन कलर बनता कैसे है? स्किन कलर बनता है, हमारे सेल्स की कम से कम 50 लेयर होती हैं। हमें लगता है कि इतनी पतली सी तो चमड़ी है, उसमें 50 लेयर्स हैं। मतलब आप कह रहे हो कि इस लेयर के नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं? ये लेयर 50 लेयर से बनी है। अच्छा, ओके। दिस होल थिंग इज मेड अप ऑफ 50 लेयर्स ठीक है। अबाउट। उसमें से टॉप 25 तो डेड होती हैं, डेड होती हैं? जो डेड होती है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके। दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग अस। उनकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, उनके अंदर सिर्फ एक प्रोटीन भरा हुआ है जिसे केराटिन कहते हैं हम। केराटिन। केराटिन। Okay. और उसके नीचे आती है सबसे आखिरी में लेयर, एक लेयर सेल की, जिसमें होते हैं कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स। ओह। सब कलर वहीं बनता है, और डिपेंड करता है कि आपके उस कलर प्रोड्यूसिंग सेल के अंदर कितना कलर बन रहा है। आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे एक शीशे का बड़ा सा घर है। शीशे का इट्स ट्रांसपेरेंट, हर चारों वॉल्स उसकी ट्रांसपेरेंट है, वो आपका सेल है। उसके अंदर ब्लैक कलर के बलून्स उड़ रहे हैं। अब कुछ बलून्स जिनकी वाइट स्किन होती है, उनके क्या होते हैं, उनमें उनके कलर्स होते हैं, उनके बलून्स छोटे छोटे होते हैं और बड़े दूर दूर होते हैं। तो आप बाहर से देखोगे तो शायद आपको वो बलून्स दिखेंगे भी नहीं। अब बलून्स एक ब्लैक ही होंगे? ब्लैक ही हैं। अच्छा। अब जो डार्क स्किन है, एशियन स्किन है, हमारी स्किन है, ब्राउन स्किन है, उसमें ये बलून्स थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, और बहुत ज़्यादा भी, नंबर भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो बाहर से वो बाय नेचर जो घर है वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा। सो साइज भी बड़ा है Size और भी बड़ा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, density भी ज़्यादा दैट्स व्हाई इट लुक्स बिट मोर डार्क। बिट मोर डार्क। तो जो कंट्रीज़ हैं, सपोज अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत डार्क होता है, तो वहाँ पे इसलिए होता है और ज़्यादा बड़े कलर्स प्रोड्यूसिंग, ये जो बलून्स है और बड़े हैं, और क्लोजली पैक्ड है, शायद पूरा घर ही उनसे बना हुआ है और कुछ सेल में है ही नहीं। तो इस पे डिपेंड करता है, और ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। कम से कम 30 जीन्स होते हैं जो आपका स्किन कलर डिटरमिन करते हैं कि आपके अंदर कितना कलर बन रहा है। अब हमें लगता है कि एक मेलानिन नाम की चीज़ होती है, जो हम सबको पता होता है कि ब्राउन होती है, बट एक्चुअली उसका कलर वेरी करता है। मेलानिन 2 टाइप का होता है, एक यू मेलानिन होता है, यू मेलानिन। अच्छा, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी। यस, और वो ब्राउन और या ब्लैक होता है। ठीक है। और एक होता है फियो मेलानिन, THAEO, जो होता है रेड और येलो। ओके। इन दोनों के मिक्सचर पे डिपेंड करता है कि उस बलून का अल्टीमेटली कलर क्या आएगा। ब्राउन स्किन में यू मेलानिन ज़्यादा है, और जो वाइट स्किन है उनमें फियो मेलानिन ज़्यादा है। तभी जब हम पे धूप पड़ती है हम डार्क होते हैं, क्योंकि हमारा यू मेलानिन बढ़ता है। हाँ, और वो लोग दे बिकम रेड येलो। अच्छा, एक मिनट। हमने ऑब्जर्व किया है कि जब कोई बीच पे जाता है तो आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर और सो वी हैव सम पैचेस एंड ऑल, वो टैन हो जाता है। यस। तो पहली चीज़ आपने कहा कि बिकॉज ऑफ जीन्स दिस इज डिटर्मिन्ड। Yes. तो जीन्स इज द ओनली फैक्टर कि अगर आपके पेरेंट्स लाइक डार्क स्किन है तो आप भी डार्क स्किन होंगे ही होंगे, या इज देयर एन ऑप्शन कि बच्चा डार्क स्किन नहीं होगा? अगर आप में उस एंजाइम की कमी है जो कलर बनाता ही नहीं है, अब वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट नेचुरली वैसे ही फ्लो होगा। होंगे। तो देयर आर अफ्रीकन्स हु आर एल्बिनोज। एल्बिनोज वो थे जिनमें स्किन कलर बनता ही नहीं था, कंप्लीटली वाइट।
अच्छा। पैदा होते से ही, क्योंकि उनमें वो एंजाइम ही नहीं है जो कलर बनाता है। सिर्फ यही रीजन है कि वो वाइट होते हैं, बट देन दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ मेडिकल कंडीशन, इट्स नॉट समथिंग दे डिजायर, राइट। और लेकिन जो अगर आपके पेरेंट्स का जो कलर है उसी के मिक्सचर से समझ आएगा कि आपका कलर क्या है। ये नॉन मॉडिफाइबल है, आप इसको नहीं बदल सकते। ऐसा क्या? और आपने जैसे पूछा कि क्या हम स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं, हाँ तो जी। देयर आर सम मॉडिफाइबल फैक्टर्स आल्सो, जैसे Okay. धूप। हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आप धूप में नहीं जाओगे तो आपका टैन कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप घर में भी सनस्क्रीन लगाओगे तो आपको थोड़ा और प्रोटेक्शन मिलेगा, विल राइट। कम टू दैट अबाउट द सनस्क्रीन वाला पार्ट। आपने कहा कि जो स्किन का कलर है वो चेंज नहीं हो सकता है मेजरली, राइट? उसके बावजूद इन द मार्केट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं कि आपको जो स्किन वाइटनिंग हो जाएगा, ये क्रीम यूज़ करिए, ये क्रीम यूज़ करिए। सो इज़ दैट फैफ और इज़ इट जेन्युइनली हैपनिंग? जो मार्केट में क्रीम्स आती हैं वो आपका टैन हटा रही हैं, वो आपका ओरिजिनल स्किन कलर नहीं चेंज कर पाएंगे। तो जो ये असली में है वो तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। अगर इस पे टैन हो चुका है वो हट सकता है बिकॉज ऑफ दैट स्किन वाइटनिंग क्रीम। यस, आप कितना कर सकते हैं जितना आपके इनर साइड पे है, इतना लाइटनिंग आप कर, दैट्स मैक्सिमम यू कैन गो, बिकॉज ये इट्स एक्चुअली नेवर एक्सपोज टू सन। आप देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कभी भी सन से एक्सपोज होता नहीं है, तो ये बहुत हिडन पार्ट है। और ये कलर है जो आपका नेचुरल कलर है, ठीक है। कुछ लोग उसे चेस्ट पे भी देख सकते हैं, क्योंकि वो कभी बहुत कम लोगों की एक्सपोज होती है, तो दिस इज नेचुरल कलर एंड दिस इज व्हाट इज अचीवेबल अगर आपको स्किन लाइटनिंग चाहिए तो। दैट्स अ मैक्सिमम। मैक्सिमम। आई हैव ऑब्जर्व दैट इन द एंटायर बॉडी ऐसे बहुत सारी जगह होती है। सपोज कि आपका ये वाला पार्ट इज़ वेरी लाइक ब्राइट बट लेग्स आपके लिए बहुत डार्क हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही बॉडी के दो कलर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब सेल्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं। अच्छा। इन पे भी डिपेंड करता है कि अगेन आपके मेलानोसोम्स जो बलून्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है। Okay. सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है प्राइवेट पार्ट्स में, स्क्रॉटम में, इसके स्क्रॉटम में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, दैट्स द हाईएस्ट इन द होल बॉडी। देन कम्स द फेस। फेस पे कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा टैन भी यहीं पे होता है पूरी बॉडी से, राइट। और अगर ये सेल्स, स्किन सेल्स यहाँ पर जो है इन पे दूर दूर बिखरे हुए बलून्स, तो नेचुरली इनका कलर कम होगा। सो आपने कहा कि जहाँ जहाँ पे सेल्स होंगे हमारे वहाँ पे टैन ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल। गॉट इट। एंड बैक टू योर अदर पॉइंट व्हिच यू सेड कि कुछ लोग रेड या येलो हो जाते हैं, वी हैव सीन, वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें मेलानिन है ही नहीं। अच्छा। तो उनकी स्किन में मेलानिन हमें प्रोटेक्ट करता है सन से। मेलानिन का एक SPF होता है अपना, ठीक है, जो कहीं कुछ स्टडीज़ कहती है 5 होता है, कुछ स्टडीज़ कहती है 13 होता है। ये नेचुरल SPF है हमारे मेलानिन का, बिकॉज वो क्या करता है, जब आपको धूप पड़ती है तो आपका जो सेल है उसकी ऊपरी लेयर में आ जाता है मेलानिन, धूप से बचाने के लिए, लाइक एन अम्ब्रेला। Okay, to right. A bit to less scientific. Yeah. तो SPF is like a sun protection factor. मतलब जो हम सनस्क्रीन्स में देखते हैं, हाँ. कि 50 लगा लो SPF, 30 लगा लो SPF, हाँ. वैसे एक SPF हमारे स्किन की भी होती है, मतलब एक नेचुरल प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है, मेलानिन का, क्योंकि मेलानिन उसी के लिए बना है, वो हमें बचाता है धूप से, ठीक है। अब हमारी कंट्री में क्योंकि धूप ज़्यादा है, हम ब्राउन स्किन है, अफ्रीका क्लोजर टू द इक्वेटर, तो भगवान ने मतलब साइंस ने ज़्यादा ही कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स उन्हें दे दी, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स कम होंगे, बिकॉज वो नेचर का फेनोमेनन है, उनको चाहिए नहीं मेलानिन। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत ही लाइट कलर होता है, क्योंकि दे डोंट नीड इट, दे डोंट नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एक इंडियन को आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रख दिया है, तो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसमें कलर प्रोड्यूसिंग सेल ज़्यादा है, उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा है, उसमें नेचुरली विटामिन डी सिंथेसिस कम हो जाएगा। एज एन इंडियन, राइट, मेरे पास एक सर्टन कलर है, उसको बचाने के लिए मेरे पास वो SPF भी डिफाइंड है। क्या मैं सही, मतलब एज एन आम आदमी क्या मैं सही समझ रहा हूँ, राइट, कि आपका SPF उसमें आ जाता है। एंड जो शख्स पैदा हुआ है इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उसका स्किन कलर बाय डिफॉल्ट है, उसका SPF भी कम होगा नहीं? हाँ, उसका SPF कम होगा क्योंकि इसमें मेलानिन कम है। ओके, तो मेलानिन के हिसाब से आपका SPF होगा? नहीं, मेलानिन बेसिकली हमें सिर्फ, आप ऐसा मान सकते हैं, मेलानिन हमारी स्किन की एक नेचुरल सनस्क्रीन है। अच्छा। वो भगवान ने हमें दी है कि हमें वो प्रोटेक्ट करे। तो इंडियंस को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है बाय सन, अफ्रीकन्स को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, और जो वाइट स्किन होती है उनमें प्रोटेक्शन लेवल बहुत कम होता है सन से, बिकॉज़ धूप ही कम होती है, धूप ही कम होती है। लेकिन अगर वो जाके बीच हॉलिडे लेंगे, अब उनमें प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो उनकी स्किन में कैंसर डेवलप होंगे। इंडियंस में कम डेवलप होते हैं, बिकॉज आप बीच हॉलिडे पे जाओगे, एक तो आप वैसे टैन से डरते हो, तो आप वैसे ही कम लोगे, और उसके ऊपर पे आपके पास मेलानिन भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है धूप से, तो आपको स्किन कैंसर्स के चांस बहुत कम होते हैं।
अफ्रीकन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है क्योंकि धूप उनकी स्किन को डैमेज कर ही नहीं पाती, ऊपर मेलानिन आके खड़ा हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो क्या आप कहना चाह रहे हो कि बिकॉज ऑफ धूप हमें स्किन कैंसर होता है? बिल्कुल, दैट्स नंबर 1 कॉज। धूप की वजह से स्किन कैंसर होता है? धूप की वजह से ही स्किन कैंसर होता है। कैसे, क्यों? तो कैंसर कैसे बनता है? कैंसर ये होता है जब हमारा जो डीएनए है उसमें ब्रेक्स आएंगे। डीएनए में ब्रेक्स आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए आपके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, हाँ, उसमें ब्रेक्स आ रहे हैं। वो बेसिकली ऐसे ब्रेक्स आते हैं कि आपकी सेल की प्रोलिफरेशन कैपेसिटी, मतलब कि आपके सेल की जो क्षमता है कि वो बने फिर मरे, वो खत्म हो जाती है। अब अच्छा, वो बनते ही जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है, वो ओके, खत्म ही नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है। अब धूप क्या करती है? डीएनए को डैमेज करती है। अगर आपके डीएनए के ऊपर मेलानिन खड़ा हुआ है अम्ब्रेला की तरह, तो धूप उसको डैमेज नहीं कर पाएगी। अगर आपने वो अम्ब्रेला हटा दिया तो धूप उसे डैमेज करेगी। ओके, राइट। बाहर के देशों में जहाँ मेलानिन वैसे ही कम है, अम्ब्रेला है ही कम, है ही नहीं, राइट, और वो बीच हॉलिडे लेते हैं क्योंकि उनको टैन पसंद है, वो अपना यू मेलानिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, वो अपना कलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको प्रोटेक्शन नहीं है तो उनका डीएनए ज़्यादा डैमेज होते जा रहा है। पर लोग कहते हैं ना कि आप धूप में जाओ विटामिन डी मिलेगा। हाँ, पर धूप में आपको कितना विटामिन डी चाहिए? आपको 10 मिनट की धूप का विटामिन डी चाहिए, आपको 2 घंटे की में जाके टैन होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि जो धूप है वो मॉर्निंग की होनी चाहिए, दोपहर की नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको धूप चाहिए। धूप चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग की धूप अच्छी धूप है क्योंकि इसमें यूवी इंडेक्स कम है। यूवी इंडेक्स की वजह से ही सब कुछ हार्म होता है, एजिंग होती है, पिगमेंटेशन होता है। तो आप वो 10 बजे से 2 बजे की जो धूप है उसको अवॉइड कर दीजिए। ओके, आप सुबह ले लीजिए विटामिन डी, और तो शाम आपको को ले डैमेज लीजिए। भी कम होगा और आपको जो चाहिए वो आपको मिल भी जाएगा। गॉट इट। या 2 बजे या 4 बजे के बाद की धूप थोड़ी सी ले लीजिए, राइट। बट उस टाइम पे प्राइमरीली आपको अवॉइड करनी है। अगर हम इंडियंस बीच पे जाते हैं एंड इफ यू डू नॉट अप्लाई एनी सनस्क्रीन, तो बिकॉज ऑफ द यूवी रेज जो हमारे सेल हैं वो डैमेज हो जाएंगे। बिल्कुल। वो अपने आप लाइक क्या बोलेंगे, अपने मरेंगे नहीं, वो अपने आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये इंडियंस में बहुत कम होता है। स्किन कैंसर्स आर वेरी वेरी रेयर इन इंडियंस बिकॉज ऑफ मेलानिन दैट वी हैव। ओके। और हम, जैसे मैंने बताया, हम एक्चुअली धूप से बचते हैं, बहुत लोग बचते हैं धूप से। जो अब आप कहोगे जो लोग खेतों में काम करते हैं वो तो कभी सनस्क्रीन नहीं लगाते। एग्जैक्टली। तभी वो इतने डार्क होते हैं क्योंकि उनका मेलानिन बहुत ज़्यादा बना है। लेकिन स्किन कैंसर्स उसके बावजूद इंडिया में कम होता है बिकॉज ऑफ दैट लिटिल अमाउंट ऑफ मेलानिन आल्सो दैट वी हैव। सपोज आप इतने लाइक फेयर हो, इफ़ यू गो ऑन अ बीच, राइट, वहाँ पे आपके लिए धूप पड़ती है, तो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं बर्न हो सकती हूँ। हाँ, बर्न हो सकती है, एग्जैक्टली। मेरे में मेलानिन कम है तो मेरी स्किन में अंदर जो वाटर है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ धूप, वो हीट है, और मेरी स्किन के सेल्स पूरे सुकड़ जाएंगे, वो बर्न हो जाएंगे। सो सन बर्न्स आर मोर कॉमन इन पीपल हु आर फेयर एंड टैनिंग इज मोर कॉमन इन पीपल हु आर डार्क। नाउ आई रियलाइज व्हाई आई फॉट विद माय वाइफ। हम लोग गोवा में थे और बीच पे थे, एंड शी हैज़ अ लाइटर टेक्सचर इन टर्म्स ऑफ द स्किन कलर एंड ऑल, एंड आफ्टर वाइल शी वाज लाइक बस यहाँ से ना हो गया, मैं बहुत, मुझे ऑर्डर है लाइक कि सब अच्छा चल रहा है, मतलब इट्स लाइक अ नाइस प्लेस टू एंजॉय, नॉट रियलाइजिंग कि उसकी स्किन बर्न हो रही थी। एंड आफ्टर कमिंग बैक टू द रूम शी कंप्लेन, उसका पूरा लाल हो रखा था, पूरा सब ये फूल चुका था। लालपन इज एक्चुअली बर्न, शी वाज बर्न, सनबर्न। तो जो भी लाइट स्किन के लोग होते हैं उनको ज़रूरी है कि वो सनस्क्रीन लगाएं बर्न से बचने के लिए। सो गो टू माउंटेन, नॉट टू बीच। दोनों जगह यूवी इंडेक्स हाई है। आपको सनस्क्रीन फिर भी लगानी। बहुत लोग सोचते हैं यार स्नो में तो जा रहे हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल धूप नहीं है, पूरे क्लाउड्स हैं, बट जितनी भी धूप आ रही है, देखो अगर आपको दिख रहा है, आप यू कैन सी द वर्ल्ड, वो लाइट है। जस्ट बिकॉज यू कांट सी द सन डजंट मीन देयर इज नो सनलाइट। आप सब उठते हो, वो क्या लाइट है? वो विजिबल लाइट क्या है? एब्सोल्युटली इट्स सनलाइट। तो वहाँ पे यूवी भी होगा, राइट। और आप माउंटेन्स पे जाओगे तो एक और प्रॉब्लम है, एक तो आप क्लोजर हो टू द सन, यस, भले आपको दिख नहीं रहा है, और दूसरी बात स्नो इज वाइट, एवरीथिंग दैट इज वाइट विल रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट, वो भी नीचे से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपको डबल रेज आ रही है। सन बर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्नो में। पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कश्मीर गए थे हम घूमने, वहाँ हमने नहीं लगाई सनस्क्रीन, हमें लगा स्नो है, पर हम पूरे लाल होके आ गए। सो आपने कहा कि पहाड़ पे सन दिख नहीं रहा है, लेकिन रोशनी काफ़ी ज़्यादा है, और बिकॉज ऑफ द स्नो रिफ्लेक्शन होगा, आपकी स्किन पे पड़ेगा, बट आइडियली इट इज़ मोर अबाउट डायरेक्ट लाइक सन रेज, राइट? नॉट डायरेक्ट सन रेज, हु सेड दैट? एवरी रे इज अ रे इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स फॉर्म। वो ऐसे होकर रिफ्लेक्ट आ रही है तो भी आप पे लग रही है, उसमें फोटॉन्स इतने ही है, उसमें एनर्जी थोड़ी डिसिपेट होगी, बिकॉज जब भी वो एक जगह स्ट्राइक करेगी थोड़ी डिफ्रैक्शन भी होगा, थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा और थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा।
बिकॉज स्नो ट्रांसलूसेंट है, स्नो में पानी है तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी होगा, बट मेनली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने साइंस पढ़ी थी yes. बट इतने अच्छे से नहीं पढ़ी या थी जैसे पढ़ा रहे हो मुझे। जैसे लाइट स्ट्राइक करी, कुछ हाँ, लाइट लॉस्ट हो गई, got बट it. उसकी एनर्जी कम हो गई डेफिनेटली, लेकिन कुछ तो आप पे स्ट्राइक करी, इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। यस। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो ये बताओ मुझे अब कि हमने बात करी SPF की, जैसे कहते हैं कि इन केस ऑफ फूड पाम ऑयल अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही अनहेल्दी होता है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, विच इंग्रेडिएंट शुड नॉट बी देयर इन द स्किन केयर प्रोडक्ट्स? एक सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो इंडिया में खुलेआम बिकता है, वो है स्टेरॉइड। बहुत सारी ओवर द काउंटर क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स हाउ डू आइडेंटिफाई, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा। या उधर लिखा होता है, पर वहाँ पे मॉलिक्यूलर नेम लिखा होता है। हाँ एग्जैक्टली। हम जाते हैं, हम केमिस्ट के पास जाएंगे, हम कहेंगे कि हमें एक स्किन लाइटनिंग दे दो, उसमें 100% स्टेरॉइड होगा, ठीक है। किस नाम से होगा? वही मैं बताती हूँ, बहुत सारे नाम आ सकते हैं, ठीक है। बेक्लोमेथाजोन, क्लोबेटाजोल, बट आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप जाओगे, अगर जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, अगर कभी भी आप एक केमिस्ट के पास जाते हो, मुझे स्किन लाइटनिंग एजेंट दे दो, जो भी वो आपको दे रहा है उस पर ऊपर 2 या 3 नाम लिखे होंगे, ऊपर ही फर्स्ट बिल्कुल बॉक्स पे लिखे होंगे, वो तीनों गूगल करके देखने कि इसमें से क्या स्टेरॉइड है। अगर उसमें स्टेरॉइड है तो वो नहीं इस्तेमाल करना है। स्टेरॉइड्स आर वंडरफुल। एज अ डर्माटोलॉजिस्ट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर से यूज़ करते हैं एक्जिमास को ट्रीट करने के लिए सिर्फ। ओके। और स्किन लाइटनिंग कैसे होती है उससे? बेसिकली वो एक वेजो कंस्ट्रिक्टर भी होता है, मतलब वो ब्लड वेजो कंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड सप्लाई को कम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो ब्लड सप्लाई रुकी तो एकदम से वाइट हो गया, ऐसा स्टेरॉइड लंबे समय तक करके रखेगा, तो मेरी सारी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और मैं बिल्कुल वाइट दिखूंगी। तो लोगों को इमीडिएट जो इफेक्ट आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उसका सिर्फ एक इफेक्ट है। वो आपके बाल बढ़ाएगा, वो आपकी चमड़ी को पतला करेगा, अगर आपने उसे लंबे समय तक यूज़ किया। यहाँ पे बाल बढ़ाएगा और चमड़ी पतली करेगा, नई नई ब्लड वेसल्स आ जाएंगी। अगर आपने इसे यूज़ करते रहे तो लोगों को ये नहीं पता फुल स्टॉप कब करना है, उन्हें लगता है इफेक्ट तो अच्छा आ रहा है, और उसके बाद क्या होता है, इट स्नोबॉल्स इनटू समथिंग दैट इज कॉल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस, TSDF। मतलब आपने स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस। इतना स्टेरॉइड यूज होता है इंडिया में गोरा होने के लिए कि ये एक्चुअली एक मेडिकल टर्म ही बन गई है, एक बीमारी ही बन गई है। क्या होता है इसमें आप धूप में जाओगे, आपको इरिटेशन होगा स्किन में, आप स्टेरॉइड नहीं लगाओगे स्किन को लत लग जाएगी, इट्स लाइक अल्कोहल फॉर द स्किन। आप स्टेरॉइड लगाओगे तो ही आपको आराम मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को इतनी आदत पड़ गई है स्टेरॉइड की। और अगर आप एक जैसे मैंने बताया, इसमें बाल आ जाएंगे, पतली पतली आपको ब्लड वेसल्स दिखेंगी, चमड़ी बहुत पतली होगी, कुछ भी लगाओगे आप इरिटेट करेगा। उधर से पेशेंट को वापस उस इंसान को वापस नॉर्मल स्किन पे लाना बहुत मुश्किल है। तो और फार्मासिस्ट को भी बहुत सारे हमारे यहाँ फार्मासिस्ट एजुकेटेड भी नहीं होते। जो अच्छे फार्मासिस्ट होते हैं वो तो कहते हैं डॉक्टर का पर्चा लेके आओ तभी हम कुछ देंगे। इंडिया में तो आराम से मिल जाता है, इंडिया में तो कोई बहुत सारे लोग दे देते हैं। दूसरा तो ये स्टेरॉइड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है, बहुत कॉमन मिलता है। दूसरा कॉमन इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन भी बहुत स्किन लाइटनिंग में यूज होता है, पर ये एक प्रेस्क्रिप्शन ग्रेड प्रोडक्ट है। इंडिया में खुलेआम मिल जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन एक बहुत अच्छी दवाई है मेलाज्मा, जो झाइयाँ होती है फीमेल्स को, उसको ट्रीट करने के लिए। नॉट रिंकल्स, जो काले काले दाग पड़ जाते हैं विमेन को बोथ साइड्स पे, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है वो, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर आपने उसको लंबी समय तक यूज़ किया तो हाइड्रोक्विनोन खुद भी अपनी स्किन में डिपॉजिट हो जाता है और पूरे चेहरे पे कालापन करवाता है। So, लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, उस पर लिखा होगा हाइड्रोक्विनोन यूज कर सकते हो आप, बट आपको डॉक्टर से पूछना है आपकी स्किन के लिए वो कब तक यूजफुल है। सो यू हैव टू ट्रीट दिस थिंग्स लाइक मेडिसिंस, यू कांट ट्रीट दिस लाइक ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स। हाँ, जो मार्केट में आता है कि स्किन लाइटनिंग क्रीम्स हैं कि आपका 1 शेड 2 शेड कम हो जाएगा, वो तो एडवर्टाइजिंग है। आप स्टेरॉइड या हाइड्रोक्विनोन बेस्ड की क्रीम्स की एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो दवाइयाँ हैं। तो उसमें ऐसा क्या है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली, जो अब ग्लो एंड लवली बन चुका है जी। इट वाज, आपने नायासिनामाइड सुना होगा, एक बहुत ही पॉपुलर मॉलिक्यूल है स्किन केयर में, बहुत सारे लोग नायासिनामाइड लगाना चाहते हैं। एक्चुअली उसमें नायासिनामाइड कब से आ रहा है? 4% नायासिनामाइड इतने आई थिंक 20 सालों से वो दवाई आ रही है। नायासिनामाइड एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है। वो क्या करता है बेसिकली, जो मेलानिन हमने बात की, जो ब्राउन कलर होता है उसके प्रोडक्शन को थोड़ा सा रोकता है, कम करता है, बट इट्स नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट कि आप 7 या इवन आप 1 शेड लाइट हो जाओगे, नहीं, वो आपको सिर्फ नॉर्मल टैन को थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी पोटेंट। तो आपको टैनिंग हुई है, आप लगा सकते हो, वो हार्मफुल नहीं है।
अच्छा, इट्स harmful नॉट नहीं है। हार्मफुल, इट्स नॉट हार्मफुल, बट उसको ऐसे मार्केट किया गया है कि आपकी लाइफ ही बदल जाएगी उससे। हाँ। ये गलत है, ये मार्केटिंग है। सो 7 शेड लाइट नहीं होता उससे। इंटरनल स्टडीज जो वो ब्रांड्स अपनी खुद की स्टडीज करके उसे पब्लिश कर देती हैं और हमें कहती हैं कि इस पे स्टडीज हुई हैं। as per research ये पाया गया एज पर कि- रिसर्च, तो ये सब गलत है। टू उस पर लिख देंगे डर्मेटोलॉजी रिकमेंडेड, ये सब गलत टर्म्स हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ की जाती है। नायासिनामाइड डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, वो ब्रांड नहीं, राइट। आई इवन रेड दिस समवेयर कि टूथपेस्ट में SLS सोडियम लॉरेलिक सल्फेट इट इज़ अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, और ऑल दिस टूथपेस्ट जो भी आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये है उसमें अवेलेबल, हम बचपन से ब्रश करते जा रहे हैं एंड दिल से अरे कुछ हो तो ना रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। एंड लिखा होता है कि एज पर द रिसर्च डन ऑन सो एंड सो कि डेंटिस्ट द्वारा Yes. they recommended something and we सोडियम believe in लॉरेट it. सल्फेट एक्चुअली स्किन में भी बहुत यूज होता है। Yes, सोडियम लॉरेट सल्फेट एक्चुअली एक डिटर्जेंट है जो झाग बनाता है, राइट। पुराने ज़माने में एक मॉलिक्यूल यूज होता था जिसे हम कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट, Okay. लॉरल, और अभी जो हम यूज़ होता है उसको कहते हैं सोडियम लॉरेथ, थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो झाग बनाने के लिए चाहे वो शैम्पू हो चाहे वो फेस वॉश हो, उसमें SLS डाला जाता है। SLS एक्चुअली पुराना वाला है, सोडियम लॉरल सल्फेट, बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा हार्मफुल वो आज भी होता है। वो आज भी होता है, जो like toothpaste but उसमें आज भी होता हाँ, है। हाँ, तो हमें हमेशा देखना है कि वो लॉरेथ है, वो लॉरल नहीं है। तो लॉरेथ होना चाहिए। लॉरेथ हो सकता Still है, इट better. इज सेफर, Safe. बट ऐसे बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है जो हम कहेंगे कि आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिसर्च अगर हमें कहेंगे लॉरेथ भी नहीं यूज़ करें तो हम वो मना करेंगे यूज़ करने से। बट बहुत रिसर्चेस पे हो चुकी है, बहुत डेटा अभी तक हमारे पास है कि सोडियम लॉरेथ सल्फेट इज मच सेफर। अगर आपके इसमें सल्फेट नहीं है तो आपके शैम्पू में कुछ और सर्फैक्टेंट होगा जो झाग देगा। सो अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ लें, एक बार जो उसका वाला पैकेट है वो देखें क्या क्या उसमें अवेलेबल है, हाँ, आने वाले गूगल कर लें। दैट्स ओनली मेरे अप्रोच। ख्याल से बहुत अच्छा मतलब इसका आंसर मेरे पास नहीं है कि आप, क्योंकि रिसर्च आती रहती है कि यही एंटायरली सेफ है। फॉर मी टू लेबल दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डिटर्जेंट्स तो हर चीज़ में है। आप साबुन हाथ धो रहे हो, वो झाग किससे है? वो भी सर्फैक्टेंट से है, वो भी किसी सल्फेट से होगी, राइट। अब लेकिन अगर आप सोचते हैं कि क्या आसान तरीका है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर चीज़ का एक्सपोजर लिमिट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाती हूँ अपने बालों पे, तो आप उसको लिमिट कीजिए, उसकी स्पेसिंग कीजिए। टू अवॉइड देम एंटायरली इज नॉट पॉसिबल, राइट। बच्चों के शैम्पूज जो आते हैं उसमें सल्फेट्स नहीं होते हैं, तो अगर आप इतना घबराते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें बीटेन्स होते हैं, कोको बीटेन्स, विच आर मच मच माइल्डर। आंसू भी तभी वो नहीं देते क्योंकि वो इरिटेटिंग नहीं होते। I remember there was a controversy around Johnson and Johnson. Yes. उनके talcum में asbestos था, because of which some females had ovarian cancer, Yes. ऐसा कुछ था। Yes. तो रिसर्च में पाया गया, इतने सालों तक ये चीज़ होते गई, तो एज अ कंज्यूमर आई वॉज अ विक्टिम ऑल दिस वाइल। एंड जब रिसर्च में पाया गया कि ये गलत है, द कंपनी पेड द फाइन वॉट एवर, जिसकी जान गई वो तो गई। For kids and for yourself What also, is safe for kids? limit exposure, यही हम कर सकते हैं, राइट। अभी आप देख रहे हैं कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है विद फूड्स, बेबी फूड्स, राइट। हमें नहीं पता कब क्या आ जाए, है ना। सो इट इज़ लिमिट योर एक्सपोजर। जब मेरे पास पेरेंट्स आता है, यंग पेरेंट्स के डॉक्टर, हम बच्चों को क्या लगाएं, है ना, हम अभी से सब कुछ लगाना शुरू कर दे, नो, नहीं। अच्छा, नहीं, आपको मोस्ट इसेंशियल करना है। जैसे क्या? आपको जैसे कि अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही है, माय प्रेफरेंस इज अ बाथ ऑयल। बाथ ऑयल्स क्या होता है? बाथ ऑयल्स आर बॉडी वॉशेस, बट उनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। तो वो एक नेचुरल परत छोड़ते हैं जब आप नहाते हो उससे, तो एक नेचुरल परत छोड़ते हैं। बहुत बाथ ऑयल्स आते हैं मार्केट में, दे विल बी कोकोनट, मोस्टली कोकोनट ऑयल बेस्ड होते हैं, राइट। और ये सेफ होते हैं। तो आप इससे नहाइए ताकि आपको अलग से एक मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अब देखिए बच्चा है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, उसके अंदर उसका जो बॉडी सर्फेस एरिया है उस पर आप जो भी लगाओगे, अगर पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, बाय नेचर कुछ चीज़ एब्जॉर्ब हो सकती है अंदर। सो फॉर माई बेबी आई विल अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्रीम्स ऑन होल बॉडी। आई गिव हर अ बाथ ऑयल के ऊपर से स्किन में जो डर्ट चिपका है वो निकल भी जाए और उसको थोड़ा मॉइस्चर भी मिल जाए, ताकि मुझे मॉइस्चराइजर उसकी पूरी बॉडी पे ना लगाना पड़े और उसकी बॉडी से हर चीज़ अब्जॉर्ब ना, क्योंकि मैं रोज़ करूँगी, दिन में शायद 2 बार करूँगी। उसके बाद टैल्कम पाउडर्स तो वैसे ही डॉक्टर्स मना करते हैं, चाहे पेडियाट्रिशियंस हो चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, वी आस्क यू नॉट टू अप्लाई पाउडर्स for babies and for adults, for anyone. anybody. You inhale them.
आप इनहेल कर रहे हो, उसमें सिलिका हो सकता है, उसमें एस्बेस्टोस हो सकता है, और वो सब डिपॉजिट हो रहा है। आपकी जो लंग्स है उसमें बहुत ही कम कैपेसिटी है कि वो इन सबको हटाए। सो टैल्कम में यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी चीज़ के लिए साफ रखना है तो कपड़े से साफ रखो, टैल्कम से नहीं रखना है, यू नो। तो बच्चों के लिए सिर्फ आप बाथ ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, और फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें आपको देखना है। फिजिकल सनस्क्रीन वो होती हैं जो आपकी स्किन के ऊपर पड़ी रहती है, दे नॉट रियली अब्जॉर्ब्ड एंड दे लाइक शील्ड। आपने देखा है क्रिकेटर्स लगाते हैं, दैट्स प्योर जिंक ऑक्साइड, राइट, बिकॉज उनको इतनी बार लगानी पड़ती है और वो थोड़ा हाई प्रोटेक्शन भी देती है, क्योंकि अगेन इट्स लाइक एन अम्ब्रेला जो आपने लगा दिया अपनी स्किन पे। तो बच्चों के लिए हमें वो लगाना चाहिए। आजकल माइक्रोनाइज्ड जिंक आता है, मतलब आपने अभी भी देखा होगा क्रिकेटर्स वो कम लगाते हैं क्योंकि अब वो लोग भी माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। जिंक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी स्किन पे रहता है और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते रहता है ताकि वो आपके डीएनए को हार्म ना करे, राइट, आपको बर्न ना करे। तो जब आप बच्चों को बाहर ले जाते हैं, अब पार्क में आप उसे 1 घंटा छोड़ रहे हैं धूप में, या आप उसे स्विमिंग ले जा रहे हैं, या फिर आप उसे बीच हॉलीडे पे ले जा रहे हैं, माउंटेन्स पे ले जा रहे हैं, तब आप एक अच्छी जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दीज आर मिनरल फिल्टर्स, दे आर नॉट एब्जॉर्बेबल फिल्टर्स, राइट, ऑफ सन प्रोटेक्शन, तो वो आप लगा के उन्हें ले जा सकते हैं। Any name you like recommend कि हाँ ये काफ़ी सेफ ब्रांड्स पे हम लोग जा सकते हैं? ऑफ कोर्स देयर आर बहुत सारी। आप कैसे पढ़ सकते हैं, आपकी सनस्क्रीन पे लिखा होगा मिनरल सनस्क्रीन, ओके, या फिर इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन, ठीक है। ऑर्गेनिक सनस्क्रीन आर केमिकल सनस्क्रीन्स। ऑर्गेनिक सनस्क्रीन दे आर केमिकल सनस्क्रीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल्स ही तो आते हैं। हाँ, लेकिन जैसे दिखाया जाता है कि ऑर्गेनिक इज हेल्दी एंड नाइस। नहीं, हेल्दी एंड नाइस तो है, पर है तो केमिकल ही ना। हाँ, है ना, मतलब केमिकल्स को हम बैड मान रहे हैं, ऑर्गेनिक को गुड मान रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक बाय नेचर सब केमिकल्स ही हैं, केमिकल्स, ओके, ठीक है। आप उसे सेफ मान रहे हो, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, बट ऐसा नहीं है। तो ऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स होती हैं जो जिसमें ऑर्गेनिक लिखा होगा वो नहीं यूज करनी है, वो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ऐसे तो कुछ ब्रांड तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स हैं, मतलब मिनरल बेस्ड, जिसमें केमिकल्स नहीं हैं, वो है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और आजकल अब आयरन ऑक्साइड भी आ गया। तो ऑक्साइड्स वाली सनस्क्रीन्स आपको देखनी है, ओके। फोटोन जियो के नाम से आती है, सनस्टॉप मिनरल सनस्क्रीन के नाम से आती है, सैनोसन बेबी सनस्क्रीन के नाम से आती है। बहुत सारी सनस्क्रीन्स हैं, आपको सिर्फ These are for babies. These are for babies, for pregnant women, you know, जिनको केमिकल्स अब्जॉर्ब नहीं करवाना है, ठीक है, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, उनको ऐसी सनस्क्रीन्स चाहिए जिनकी केमिकल्स जिनको प्रॉब्लम ना दे, उन सब के लिए इनऑर्गेनिक और मिनरल सनस्क्रीन्स आर गुड। तो बच्चों में ये 2 चीज़ें एसेंशियल करनी चाहिए। जब आपका बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं उसको, दैट इज सीन के, क्योंकि उसमें लॉरिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, वो बच्चों का, जैसे मैंने कहा, जब मसाज करोगे तो हर चीज़ अब्जॉर्ब होगी, इवन ऑयल इज अब्जॉर्ब्ड, तो इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक फूड फॉर द बेबी। सो मसाज किससे होना चाहिए फिर? कोकोनट ऑयल से, द प्योर वन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, द पैराशूट, द ब्लू वाला डब्बा? नो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये प्रोसेस्ड कोकोनट ऑयल है। ओके, दिस इज प्रोसेस्ड, है ना। वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब उसमें जो उसमें प्रोसेसिंग कम होती है, तो वो गाढ़ा नहीं पड़ेगा विंटर्स में। एक सिंपल लेमैन वे में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है और वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है। एंड सेम फॉर द हेयर, मालिश के लिए कोई सेम हेयर, या ऑलिव ऑयल बहुत लोग करते हैं। ऑलिव ऑयल वो एक्चुअली स्टडीज में देखा गया कि वो आपकी स्किन बैरियर को ख़राब करती है। तो वो स्किन के बैरियर को, मतलब हमारी स्किन में सेल्स होते हैं और उनके बीच में सीमेंट होती है और ऐसे वो चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, राइट। कैसे जैसे ब्रिक्स होती है, हाँ, ब्रिक्स के बीच में सीमेंट है, तो अब वो पूरी वॉल हमारी स्किन है, ओके, ठीक है। तो वो जो बीच का सीमेंट है उसको हम स्किन बैरियर कहते हैं, ओके, ठीक है, जो सेल्स को पकड़ के रखती है, ठीक है। और वो बैरियर अगर डिसॉल्व होगा तो अंदर की चीज़ बाहर आएगी, बाहर की चीज़ अंदर जाएगी, okay. ठीक है। तो बाहर की चीज़ें अंदर जाएगी तो एलर्जीज होंगी, और अंदर की चीज़ बाहर आएगी मतलब पानी बाहर आ गया तो डिहाइड्रेशन होगा, ड्राइनेस होगी स्किन में, राइट। तो हमें बैरियर को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, और ऑलिव ऑयल इस बैरियर को तोड़ता है, इस सीमेंट को गलाता है। But it's like widely used, लोग कहते हैं कि it's widely used, but there are studies on that, so we don't recommend as dermatologists. No dermatologist will tell you to use olive oil, and coconut सबसे safe है, right? Almond oil और मस्टर्ड ऑयल, ये 2 भी चीज़ें हैं जो हम बहुत कॉमनली इंडिया में यूज़ करते हैं, बट इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं आइसोथायोसाइनेट्स जो आपको धूप से सेंसिटिव करते हैं। तो ओवर ईयर्स अगर आप मस्टर्ड लगा रहे हो अपने स्किन पे, थोड़ा भी सन एक्सपोजर हो रहा है, या आलमंड लगा रहे हो, तो आपकी स्किन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डार्क हो सकती है, ओके, क्योंकि वो सनरे को ज़्यादा पकड़ रहा है। एंड अगर एक बार डार्क हो गई, इट कैन गो बैक टू इट्स नेचुरल टोन, डिपेंडिंग कि वो टैनिंग है हाँ, या कोई बीमारी है।
ऐसी बीमारियां भी होती है जिसमें स्किन का कलर काला होता है, उसमें बहुत मुश्किल है रिवर्स करना। जैसे आलमंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस। फिर से? लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस, Okay. ठीक है। इसमें बाकी पूरी बॉडी बिल्कुल फेयर है और एकदम से आपको स्किन या ये डार्क दिखता है। बहुत स्टडीज़ कहती है कि आलमंड और मस्टर्ड ऑयल से ये बढ़ सकती है, एंड वी हैव सीन केसेस ऑफ इट, एंड इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो अगर एक बच्चा जो बचपन में बाहर खेला था, धूप में बहुत खेला था, उसका स्किन का जो कलर है वो डार्क हो चुका है, तो वो ताउम्र ऐसे ही रहेगा? नहीं, वो लाइट हो सकता है आफ्टर इवन मेनी इयर्स। आई टेल पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आते के कहते हैं मुझे कि डॉक्टर इनको बच समझाओ, ये बहुत बाहर खेलते हैं, तो ये तो खेलना ही चाहिए, ये तो उनकी उम्र है, उनको वो नहीं खेलेंगे तो हाउ विल दे ग्रो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो बच्चों को खेलने दिया जाए। अगर आपका बच्चा धूप में खेलता है तो आप उसे फिजिकल सनस्क्रीन लगा के प्रोटेक्ट कीजिए, अगर उसका ज़्यादा है तो। जैसे मैंने बताया कि अगर आप उनको इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए भेज रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उनको खेलने दीजिए, कलर तो वापस आ जाएगा। गर्ल्स के पेरेंट्स आते हैं कि मैम ये बहुत बास्केटबॉल खेलती है, काली हो गई है, अब कैसे होगा? तो अब शादी कैसे होगी हमारे इंडिया में? 12-13 ईयर्स की हो गई है अब ये। तो मैंने कहती हूँ व्हेन शी कम्स ऑफ एज, जब वो कॉलेज जाने लगेगी, खुद उसका बास्केटबॉल खेलना कम हो जाएगा, अगर वो बंद करती है तो शी विल कम बैक टू वेयर शी स्टार्टेड फ्रॉम। कोई इट्स नॉट पॉसिबल कि टैन आपका जिंदगी भर रहे, क्योंकि आपकी स्किन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, वो निकलती रहती है, राइट? एंड इवन इफ इट डजंट लाइक कम बैक, इट्स फाइन। Yeah, That's it's who fine. she is. But again, as a doctor, I don't judge anyone. अगर आप मुझे कहोगे कि आपको गोरी स्किन पसंद है, आपका चॉइस है। अगर आप कहोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपकी चॉइस है। सो मेरा काम, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें लाइटन करना है, मैं उन्हें बस गाइड करती हूँ कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बट टू टेल देम, वहाँ पे मैं उनको ये लेक्चर नहीं देती हूँ कि आपका सोचना गलत है कि टैनिंग हटाना है। True. ये मेरा काम नहीं है। सो preference. यस, दैट्स पर्सनल प्रेफरेंस। आपको टैन हटानी है, वेरी गुड, नहीं हटानी, वेरी गुड। वैसे ही जो एक्ने के गड्ढों के लिए लोग आते हैं, बहुत गड्ढे होते हैं स्किन पे, कुछ लोगों को बहुत बॉदर करते हैं, एक पोर भी बॉदर करता है, और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर स्कार्स लेके घूमते हैं, उन्हें कोई बॉदर नहीं करता। बिफोर यू गो इनटू द एक्ने वाला पार्ट, जो पैराबीन है उस पर आपको क्या टेक है? आई हैव हर्ड कि पैराबीन फ्री होना चाहिए। तो पैराबीन होता क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? पैराबेन एक्चुअली प्रिजर्वेटिव है, एक प्रिजर्वेटिव है जो आपके, अगर आपने फॉर एग्जांपल जार में आपके पास एक क्रीम है, आप उसे इतनी बार खोल रहे हो, हाथ डिप कर रहे हो, लगा रहे हो, इट इज बाय नेचर गोइंग टू बी इन्फेक्टेड, राइट? क्योंकि आपके बैक्टीरिया उसमें जा रहे हैं, पोल्यूशन जा रहा है, चाहे वो बॉटल में भी हो, अगर वो एयर टाइट नहीं है तो कुछ भी उसके अंदर जा सकता है, राइट? तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए? अगर आप प्रिजर्व नहीं करोगे तो वो आपकी स्किन को खराब करेगा। आप गंदी चीज़ लगा रहे हो, आप नेचुरल फंगस उस पर उगेगी, तो उससे बचने के लिए पैराबेन होता है। सो इट्स नॉट रियली हार्मफुल, ठीक है। बट अगर आप, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एलर्जिक टू पैराबेन। And how do we get to know that we're allergic आपको to पता चल जाएगा, आप लगाओगे आपको एलर्जी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। सो बट इट इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। तब आपको पैराबेन अवॉइड करना है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो मतलब बैरियर टूटा हुआ है आपका, बैरियर कम कॉम्प्रोमाइज है, सीमेंट कॉम्प्रोमाइज है, तो आपको पैराबेन की एलर्जी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो अंदर घुसेगा ज़्यादा। सो तब आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉर किड्स कहते हैं कि पैराबीन फ्री होना चाहिए, अगेन बिकॉज उनका बैरियर थोड़ा सा वीक होता है। सो बच्चों में, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हम सारे केमिकल्स को पढ़ के नहीं बता सकते क्या सही है क्या गलत है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो इसीलिए आप लिमिट करिए अपना एक्सपोजर। सबसे पहले तो हमें सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम घर के अंदर तब भी आपको इस्तेमाल करना घर के अंदर तब भी मैंने अभी बताया ना आपको कि आप उठते हो सुबह, आप देख सकते हो ना, यू कैन सी लाइट एवरीथिंग, है, वो लाइट है ना, तो उसे बचना है, ठीक है। बट घर के अंदर क्यों लगाएंगे सनस्क्रीन? लाइट है ना, तो यूवी बहुत कम है, मतलब हाँ कम है, पर है। तो सनस्क्रीन भी आपको 100% प्रोटेक्शन तो नहीं दे रही है, वो भी आपको, आप उसे 2 घंटे में लगाओगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाओगे, तब जाके वो अपना एक्चुअल SPF का प्रोटेक्शन देगी आपको। तो अगर आपको कोई कंसर्न ही नहीं है, अगर आप कह रहे हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरा स्किन पिगमेंट हो जाए, रिंकल हो जाए, मत लगाओ, फिर घर में मत लगाओ। लेकिन अगर आपको कंसर्न है, जिस लाइक आप एक्सरसाइज करते, आप जिम जाते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, वैसे ही अगर आपको लगता है नहीं मुझे अपनी स्किन पे पिगमेंटेशन चेंजेस नहीं चाहिए आज से 10 साल बाद, तो फिर आप लगाओ, राइट? फॉर सम पीपल इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सो दे डोंट अप्लाई एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड इट इज़ द लाइक सेम जो आपका SPF है, अगर आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, इट इज़ सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम कहते हैं SPF 30 एंड अबव इज ओके। ओके 30 और 50 SPF में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोटेक्शन में, एक 97% करता है, एक 98% करता है, ठीक है। तो जब बाहर जाते हैं तो आप थोड़ा सा SPF 50 लगा लोगे तो थोड़ा बेटर होगा ही डेफिनेटली, बट आप घर में SPF 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना लगाया जाए, कितनी देर के लिए लगाया जाए, कब कब लगाया जाए? सो आइडियली जो अमेरिकन अकेडमी रेकमेंड करती है वो 1 शॉट ग्लास जो होता है, शॉट वाला ग्लास, वो पूरी बॉडी के लिए होता है।
द ग्लास ऑफ वोडका ग्लास. वोडका, हाँ, शॉट का, ठीक है, उतना चाहिए होता है पूरी बॉडी के लिए. अच्छा. एक जनरल थंब रूल है जो इजी होता है लोगों को समझने में, वो होता है 2 या 3 फिंगर रूल. 2 फिंगर रूल होता है जो हमें 2 फिंगर लेंथ हम लगाते अच्छा. हैं पूरे फेस के लिए. ओके. ठीक है, दैट इंक्लूड्स योर ईयर्स ऑल्सो. ठीक है, फोरहेड, आईज, एवरीथिंग. और अगर नेक भी कवर करना है तो 1 मोर फिंगर लेंथ. ओके. ठीक है, तो इतना आपको So लगाना 3 है fingers एक्सपोज्ड जिसमें बॉडी आपका पार्ट्स. face and ये neck पूरा cover हो जाएगा. ठीक है. अब ये बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन होती है. इसको तो पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर दिखती है हमारी स्किन पे, तो चमकता है, तो आपको है ना 1 मिनट उसे देना है एब्जॉर्ब कर. हरी में नहीं लगानी सनस्क्रीन. इफ यू गिव इट टाइम एंड मसाज इट विल बी एब्जॉर्ब्ड. आप अपने स्किन टोन से मैचिंग सनस्क्रीन ढूंढ सकते हैं. आजकल टिंटेड सनस्क्रीन्स भी आती हैं अगर आपको इतना बॉदर करता है तो. बट फॉर मोस्ट सनस्क्रीन्स इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. कितनी देर में लगाना चाहिए, चाहे आप घर में हो या बाहर हो, सनस्क्रीन डिग्रेड होती है बिकॉज ऑफ नेचुरल स्वेट. ऑफकोर्स धूप से और ज़्यादा जल्दी होगी डिग्रेड. आइडियली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एवरी 2 to 3 आवर्स उसे रिपीट कीजिए जब तक सनलाइट है. ओके. मतलब आपने सपोज 8 बजे लगा ली, फिर 12 बजे, फिर एक बार 3 बजे. दैट्स इट. एंड इफ यू गो इनटू द वाटर तब सो बहुत सारी सनस्क्रीन्स कहती है वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ. वाटर प्रूफ तो खैर लिखना बैन हो चुका है. अब आप वाटर रेजिस्टेंट लिख सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ ही समय के लिए होता है. वो आइडियली 40 to 80 मिनट्स हो सकता है, वो सनस्क्रीन पे मेंशन्ड होगा. तो मतलब आपने सनस्क्रीन लगाई, आप वाटर में गए, 40 मिनट्स बाद यू हैव टू कम आउट एंड रीअप्लाई. दैट्स द आइडियल वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. और वरना अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आप रात में कर सकते हैं, जब धूप चली जाती है तब आप बिना सनस्क्रीन के भी कर सकते हैं. आपने बात की थी अबाउट like 3 fingers, face and the neck. जो फेस वॉश है उस पर क्या टेक है? मतलब आई हैव सीन लाइक फीमेल्स जो बहुत तरीके से एक सर्कुलर मोशन में, एंटी सर्कुलर मोशन में करते हैं, एंड वी बॉयज डोंट इवन लाइक वॉश आवर फेस. सो जो फेस वॉश है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और इज इट जस्ट फॉर द मार्केटिंग पार्ट ऑफ इट? फेस वॉश वैसे ही आप समझ सकते हैं कि जैसे आप जब सो रहे हैं तो आपके स्किन, जैसे मैंने बताया, एक लिविंग ऑर्गन है. उसमें ना ऑयल निकल रहा है, उसमें स्वेट निकल रहा है, और रात को भी निकलेगा ये जनरली. उसको हटाने के लिए स्पेशली अगर आपको पिंपल्स होते हैं तो, ताकि आप अपने ऑयल को और अंदर ना डालें कुछ लगाने से पहले, तो इट इज़ बेस्ट टू वॉश योर फेस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट बेड टाइम. ये 2 इंपॉर्टेंट है. अगर आप जिम जाते हैं, स्वेट करते हैं, तो स्वेट रैश, स्वेट को क्लॉग होने से रोकने के लिए एक और बार फेस वॉश यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है. जो नॉर्मल सोप है उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि सिर्फ सोप्स जो होते हैं वो केमिकली, सोप्स क्या होते हैं, दे एल्कलाइन. सोप से एल्कलाइन. हमारी नेचुरल स्किन का जो पीएच होता है वो अबाउट 5.5 to 5.7 होता है. ओके. ठीक है, वो जो स्लाइटली एसिडिक, राइट, 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है. और सोप्स एल्कलाइन होते हैं. ओके. ठीक है, यही उनकी केमिस्ट्री है, उनका केमिकल फॉर्मूला है. राइट. तो अब वो आपकी स्किन का जो पीएच है उसको बढ़ा देंगे. ठीक है, तब आपका सीमेंट फिर से खराब होगा, तो आपका बैरियर डिस्टर्ब होगा, तो आपको ड्राइनेस ज़्यादा होगी क्योंकि पानी निकलेगा बाहर. राइट. और आपकी स्किन में धीरे धीरे से प्रॉब्लम्स आएंगी. तो जो फेस वॉशर्स होते हैं वो थोड़े से माइल्डर होते हैं. बहुत सारे पे लिखा भी होता है pH 5.5 या pH बैलेंस्ड. तो वो बने होते हैं हमारी स्किन को टैकल करने के लिए. सो pH बैलेंस्ड मींस लाइक 5.5 के आसपास होंगे. यस, तो वो यूज़ करने चाहिए. यस. और नहीं तो अगर आपको साबुन इस्तेमाल करने, क्योंकि वो थोड़े से लेस एक्सपेंसिव होते हैं, यू नो देयर लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन, लंबा भी चलते हैं, तो आप एक्चुअली सिंडेट बार्स आते हैं. सिंडेट का मतलब होता है सिंडेट बार्स. वो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं बॉडी सोप्स की जगह. SYN सिंडेट बार्स होते हैं. सिंडेट का फुल फॉर्म होता है सिन मतलब सिंथेटिक और डेट मतलब डिटर्जेंट. द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो थोड़े से और वेल बैलेंस्ड होते हैं. यू नो दे आर मोर टूवर्ड्स द नेचुरल पीएच कंपेयर टू सोप्स. होते वो साबुन के जैसे ही दिखते हैं, बट वो इतना ज़्यादा आपको झाग नहीं बना के देंगे, और वो थोड़े से सेफर होते हैं. तो सिंडेट बार्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं मार्केट में, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो एनी सोप विच हैज़ अ pH of 5.5 इज गुड टू यूज. एब्सोल्युटली. हमने बात करी अबाउट द बेदिंग सोप्स. आजकल एक ट्रेंड हो चुका है यूजिंग द जेल्स, शावर जेल. तो उसमें ऐसा क्या अलग होता है एज कम्पेयर टू सोप्स? अगेन pH थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड होता है. That's it. बट जैसे मैंने बताया, अगर आपको थोड़ा चीपर वर्जन चाहिए देन यू ट्राई सिंडेट बार्स. लेस पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट डॉक्टर्स बहुत समय से लिखते हैं. डॉक्टर्स आपको, अगर आपके 20 साल पुराने पहले भी कभी डॉक्टर ने आपको लिखा होगा, मोस्टली उन्होंने एक सिंडेट बार ही लिखा होगा आपके लिए. वो बहुत चीपर ऑप्शन है कंपेयर टू बॉडी वॉशेस विच आर मच एक्सपेंसिव. उसे बहा सकते हैं, यू नो, बट सिंडेट बार्स आर वेरी गुड ऑल्टरनेटिव्स टू दैट. दिस इज नाइस, वेरी नाइस. आई रिमेंबर घर में शादी थी एंड सब लोग कहते कि फेशियल. I took my wife to the makeup artist and she said कि सुखलीन आपको क्या ज़रूरत है for a facial, go for
पपाया पील होता है या फिर उपटन होता है वो यूज़ कर लीजिए, बट आई स्टिल फील दैट दिस कल्चर इज देयर टू गो फॉर अ फेशियल. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ फेशियल? होता क्या आपके स्किन पे जब आप जाते हैं फेशियल के लिए? तो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारी स्किन की जो टॉप लेयर्स होती हैं कम से कम 25 से 30 वो डेड होती हैं. अब इनमें कलर भी पड़ा हुआ है, तो दैट्स व्हाई यू लुक अ लिटिल मोर टैंड, राइट? आप थोड़े से डार्क दिखते हो. अब सारे फेशियल्स या पील्स, बोथ ऑफ देम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सफोलिएशन. दे आर रिमूविंग दीज डेड स्किन सेल्स सो यू लुक लिटिल ब्राइटर एंड फ्रेशर, राइट? पील्स केमिकली उस सीमेंट को डिसॉल्व करेंगे ताकि स्किन सेल्स गिरें, और फेशियल्स में मसाजिंग होती है, फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है, और कुछ या फिर ऐसे एसिड्स यूज होंगे जिसमें भी केमिकल एक्सफोलिएंट है जो भी सीमेंट को हटाएंगे. सो आप कहना चाह रहे हो कि सपोज इफ यू गो फॉर फेशियल और लाइक क्या था, पील करने वाला क्या था आपने? पपाया पील. पील. तो अपनी इस पर लगाया, आपने उसको स्क्रब किया, तो जो ऊपर के सेल्स हैं, नहीं जो ऊपर की स्किन है, डेड स्किन सेल्स हैं, वो हट जाएगी. वो हट जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक है ना? तो वो हट जाएगी तो आपको थोड़ा सा बेटर फ्रेशर दिखेगा, क्योंकि कलर वाले बलून्स जो है वो कम हो गए आपकी स्किन में, तो यू डेफिनेटली फील बेटर. बट देन स्किन तो डेवलप हो रही है, 15 दिन बाद नीचे की डेड स्किन सेल ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर की लाइव स्किन थी, जो डेड स्किन के नीचे पड़ी थी, अब वो डेड हो जाएगी, तो वापस आप वहीं आ गए जहाँ पहले थे. तो इसीलिए किसी भी फेशियल का इम्पैक्ट 15 से 20 दिन रहता है. राइट. So is it healthy to go for facial? Why not? Just ensure that they're not using steroids. Acha. You're not using, agents that contain hydroquinone, like we said. They like simply say कि सर ये 1000 वाला है, ये 5000 वाला है, ये 3000 वाला है. So how do you know कि कौन सा कितना है? You have to actually ask them कि इसमें कोई स्टेरॉइड, देखो जनरली आपको कह देंगे कि नहीं है, ठीक है? मोस्टली आपको यही कहा जाएगा. जैसे कि ये लाइक ओजोन O3 कुछ ऐसा बोलते हैं. यस. तो देखो ये जो इतने बड़े बड़े ब्रांडेड फेशियल्स है, इनमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ फेशियल क्या है, उसमें कितना महंगा इंग्रेडिएंट डाला है, उसके हिसाब से आपसे भी चार्ज किया जाएगा, ठीक है? वो जो बहुत वेल रिसर्च्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़े से हमें ज़्यादा साइंटिफिकली करेक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपको शायद 8000 के भी पड़ जाएंगे, ठीक है? तो उस पर डिपेंड करता है. तो बजट मुझे लगता है आपको अपने बजट से फेशियल चूज़ करना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 50 मिनट का हो. लेकिन आपको ये देखना है कि आप अपनी स्किन टाइप बताओ हमेशा फेशियलिस्ट को, क्योंकि मोर और लेस जब स्किन टाइप कि जब उनको भी फेशियल जो कंपनीज देती हैं फेशियल्स, वो उनको बता देती हैं कि ये हमारा स्किन टाइप के लिए बना गया है, तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज उनको भी होती है. तो आप उन्हें हमेशा अपना स्किन टाइप बताइए. अगर आपकी बहुत सेंसिटिव, लाइक ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कि आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और आप किसी फेशियलिस्ट ने बहुत मसाज कर दिया, आपको तुरंत पिंपल्स आ जाएंगे. बहुत ब्राइड्स आती है मेरे पास, डॉक्टर हमने पहली बार लाइफ में फेशियल करवाया शादी के पहले, और अब उसी दिन पिंपल आ गए. बहुत सारी ब्राइड्स आती है हमारे पास उसी दिन कि हमने शादी के पहले बस एक बार फेशियल करवाया और हमें बहुत पिंपल्स आ गए. दैट्स बिकॉज ऑफ ओवर मसाजिंग, बिकॉज वो आपके ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और जिसकी वजह से आपको एक्ने आ सकता है. तो हमेशा अपना स्किन टाइप बताना है अपने फेशियलिस्ट को, और ये बताना है कि आपको सेंसिटिव स्किन तो नहीं है. और अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, या फिर आप सेफ आपको नहीं लग रहा है, तो आप हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए. आजकल बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट मेडिकल फेशियल्स करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी और थोड़े से ज़्यादा रिसर्च इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं टू हेल्प यू. सो लाइक अगर आप मेरी क्लिनिक पे बात करोगे तो वी हैव अबाउट 20 डिफरेंट मेडिकल फेशियल्स. मशीन बेस्ड भी होते हैं, हैंड बेस्ड भी होते हैं, और उस दिन जिस दिन पेशेंट आएगा मेरे पास, उस दिन उनकी स्किन टाइप, स्किन का टेक्सचर और उनकी प्रॉब्लम पूछ के डिसाइड करके हम डिसाइड करते हैं कि आज क्या दिन है, राइट? बट देन विद एवरी फेशियल यू हैव टू रिमेंबर दैट इट्स नॉट एवर लास्टिंग. राइट. हाउ अबाउट ब्लीचिंग? सो ब्लीचिंग कैसे होती है? ब्लीचिंग मतलब किसी भी चीज़ का कलर उड़ाना, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो हेयर का हो, चाहे वो स्किन का हो. 2 कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लीचिंग करवाते हैं, उसमें से सबसे कॉमन है सोडियम हाइपोक्लोराइड, और एक दूसरा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये दोनों क्या करते हैं, आपने लगाया तो आपका जो कलर है मेलानिन, उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो वाइट टर्न हो जाता है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन के आप कितनी फ्रीक्वेंटली करवा रहे हो, उतनी उससे डिपेंड करता है कि अगर आपको उससे हार्म होगा कि नहीं. अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली करवा रहे हो तो ये जो ब्लीच है ये आपके हेयर और स्किन का कलर तो उड़ा ही रहा है, बट ये आपकी स्किन को ड्राई भी करता है, डिहाइड्रेट भी करता है. सो जब तक आपको बहुत इसेंशियल नहीं है उसे अवॉइड करना है. अगर आप घर पे करते हैं तो उस पर जो कॉन्टैक्ट टाइम लिखा है 2 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, उतना ही रखना है. अगर आप ज़्यादा करोगे तो यू विल एंड अप ब्लीचिंग द डीपर लेयर्स व्हिच कुड बी हार्मफुल. व्हेन यू सेड कि कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि 3 से 6 महीने में एक बार किया जाए. दैट्स इट. और अगर
नहीं करना तो आप उसे अवॉइड करो। आप क्यों ब्लीच करते हो? क्योंकि आपको या तो बाल छुपाने हैं, ठीक है, यू कैन गो फॉर सेफर ऑप्शंस लाइक रेजर्स, दे आर सेफर। आई अंडरस्टैंड दे आर टीडियस टू डू, रोज करना पड़ सकता है, हर 3 दिन में करना पड़ सकता है, बट देन दे आर सेफ। यू हैव टू लुक एट द सेफ्टी प्रोफाइल ऑल्सो। और नहीं तो आप लेजर हेयर रिडक्शन करवा सकते हो अगर आपको इतने बाल हैं कि वो आपको बॉदर करते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन इज अगेन अ वेरी थॉरली रिसर्च्ड प्रैक्टिस, बहुत सालों से हम कर रहे हैं, हमें मोर और लेस पता है उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स सब क्या होते हैं। लेजर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, यू नो, पेन पोटेंशियल बहुत कम हो गया, जो पहले के लेजर्स में पेन होता था। तो लेज़र आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो उसके बारे में, एंड इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन, सो दैट्स वंडरफुल। कभी आपके फिर लाइक जो बाल नहीं आएंगे face बाल पे? नहीं आएंगे अनलेस अगर आपको कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे हार्मोन, आपको प्रेगनेंसी में कोई हार्मोनल इशू हो गया, आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लिए किसी भी कारण से, या फिर आपको PCOS नाम की एक बीमारी है जिसमें हार्मोन्स थोड़े मेल हार्मोन्स बढ़ते हैं, तब आपको दोबारा बाल आ सकते हैं। इट इज़ मोर और लेस ओनली ऑन द फेस। बॉडी हेयर का रिडक्शन इज मोर और लेस परमानेंट, ओके। या बिकॉज वो हार्मोन पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इफ यू गेट इट डन ओवर हियर, ये सब अपने आप हट जाएंगे हमेशा के लिए। और ऑन फेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन्स। हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, लाइक अगर मैंने करवाया हुआ है लेजर रिडक्शन, आई हैव हैड अ बेबी आफ्टर दैट, बट मेरे बाल नहीं है बिकॉज माई प्रेगनेंसी वाज स्मूथ टचवुड, एंड उसके बाद भी आई हैव नॉट हैड एन हार्मोनल इशू विद इट, सो नाउ इट डजंट बॉदर मी दैट आई हैव, यू नो, साइड बर्न्स या अपर लिप्स या चिन, वी डोंट हैव हेयर देयर नाउ। पीपल गो फॉर इट, यू नो, कि जो अंडर आर्म्स हैं उसके बाल को दिल के गो फॉर लाइक कंप्लीटली रिमूवल, वो कितना सही है? बिकॉज दैट्स हाउ वी वर डिजाइन नेचुरली। यू नीड टू हैव दोज हेयर अंडर आर्म पिट्स, बट देन लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए पीपल गो फॉर परमानेंट रिमूवल। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एवोल्यूशनरली आप आज से शायद 5000 साल पहले लोगों के ज़्यादा बाल थे, राइट, तो वो भी एसेंशियल थे, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं, तो वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन समझ जाता है ना, हमारे बाल कम हो रहे हैं क्योंकि बाल एक्चुअली हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी उसे हटा रही है धीरे धीरे। वाई आर मोर मेन बॉल्डिंग? ऑफ कोर्स स्मोकिंग, मोर स्ट्रेस, ऑल ऑफ दीज आर प्लेइंग अ रोल, बट देन एवोल्यूशन भी यही कहता है कि हम सब आगे जाके वी विल लूज हेयर। आपने कोई भी नहीं सुना होगा कि जो कहे, इवन ओल्ड लेडीज़ जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं किया, कभी स्मोक नहीं किया, हेल्दी लाइफ स्टाइल रही होगी, कि उम्र से बाल पतले हो रहे हैं। कोई नहीं कहता मेरे बाल उम्र के साथ अच्छे हो रहे हैं। सो आप कहना चाह रहे हो कि मूविंग फॉरवर्ड हम सभी लोग गंजे होने वाले हैं? आज नहीं, शायद 200 मिलियन ईयर्स बाद, बट अच्छा, इतने साल बाद? बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्लो चेंज। जीन्स में जो चेंज होता है वो जनरेशन बाय जनरेशन बहुत स्लो आता है। आपने आपके आज से आई थिंक 50 एंसेस्टर्स पहले भी दे वुड नॉट हैव हैड एज मेनी हेयर एज और उससे पहले होंगे, राइट। तो एवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट इट इज इनएविटेबल। एवोल्यूशन हो रहा है, तो हम सबके बाल कम हो रहे हैं बाय नेचर। उम्र के साथ यहाँ की ब्लड सप्लाई भी कम होती है, तभी हम लोगों को बॉल्डिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी समझती है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए ब्लड रोक लेते हैं, ये तो वैसे भी अनइम्पॉर्टेंट है, इट्स नॉट वाइटल, आप इसके बिना रह सकते हो, राइट, है ना। तो बॉडी समझती है, हम नहीं समझते। ट्रू। बात करते हैं अबाउट लिपस्टिक्स कि लिपस्टिक बहुत ज़्यादा होती हैं यूज़, एंड कॉन्स्टेंटली उसका लगा के लोग रखते हैं। डोंट यू फील कितना हार्मफुल है? अगेन इस पे भी रिसर्च हुई है, ठीक है। तो कुछ लिपस्टिक्स होती है, जैसे एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि मैट लिपस्टिक्स में, मैट फिनिश लिपस्टिक्स होती हैं, वो स्किन पिगमेंटेशन करवाती हैं। जो कलरफुल लिपस्टिक्स होती हैं, ब्राइट रेड, मरून, इन सब में पर्पल, इन सब में थोड़ा लेड कंटेंट ज़्यादा होता है टू गिव दैट कलर, और ये धीरे धीरे हमारी स्किन पर डिपॉजिट होता है। जब हम उसे थोड़ा सा हमारे स्किन खा लेते हैं, हम अगर खा लेते हैं उसे, उसका कितना इफेक्ट है इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई एम श्योर ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट स्किन में ये मैट फिनिश लिपस्टिक्स और लेड ये डिपॉजिट होती हैं और धीरे धीरे स्किन का लिप्स का कलर डार्क करती हैं, डार्क करती हैं। तो ग्लॉसी लिपस्टिक्स आर सपोजिटली बेटर देन मैट एंड न्यूड कलर लिपस्टिक्स, जो स्किन कलर से मैच करती है, उनमें पिगमेंट कम होता है, उनको कम डालने की जरूरत पड़ती है, तो वो आपकी स्किन पे कम डिपॉजिट होता है। जस्ट लाइक हेयर डाइज, जो लोग बहुत हेयर डाइज यूज़ करते हैं, हेयर डाइज में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम PPD कहते हैं, जो उस मेहंदी को या फिर उस कलर डाई को ब्लैक कलर दे रहा है, वो भी डिपॉजिट होता है, तो लोगों को यहाँ पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है, और उनको कभी रियलाइज नहीं होता कि वो डाई से हो रही है। वो कहते हैं हम तो डाई लंबे समय से लगा रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे टैटूइंग इफेक्ट होता है।
सो आजकल मेहंदी में भी डालते हैं, आजकल सबकी मेहंदी अच्छी रचती है, हाँ। इट्स बिकॉज ऑफ पीपीडी, चाहे नॉट पति बिकॉज प्यार करे ना करे, चाहे because सास of प्यार करे ना करे, yes, thanks to PPD. thanks to PPD, not to the Yes, sass. not yes. For men, आजकल we have the pre-shave and the post-shave thing. बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं. So for men, क्या करना चाहिए for skin care at large? 3 बेसिक्स स्किन केयर के होते हैं For men. फॉर Anyone, फॉर अच्छा. एनीवन. वो बेसिक तो सबको करना चाहिए. जो हमने भी क्लेंजर की बात की, हाँ. साफ करना है ऑयल पोल्यूटेंट्स जो हमारे स्किन पे लग रहे हैं. दूसरा उसके लिए भी have a क्योंकि- face wash. a face wash. ठीक है. a face wash. एंड उसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्किन को हाइड्रेट करना है. ठीक है. उसको पानी देना है. Okay. प्रॉब्लम ये है कि पानी जब आप लगाते हो आपकी स्किन में घुसता नहीं है, बिकॉज स्किन इज वाटर प्रूफ, हाँ. राइट. तो हमें एक ऑयल की मदद चाहिए होती है उसको अंदर डालने के लिए. अब क्रीम्स क्या होती है? दे आर इमल्जन्स. इमल्जन्स आर वाटर एंड ऑयल फोर्स्ड इन टुगेदर विद एन इमल्सिफायर, ताकि वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो. दे वो आपकी स्किन को पानी ही रहा है ना, पर अब्जॉर्ब करवाने के लिए. because of oil. यस, Makes sense. ठीक है. तो मॉइस्चराइजर करना है, पतला गाढ़ा, वो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है. अगर आपको बहुत ड्राई लगता है तो आप थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो जिसको क्रीम्स कहते हैं, और अगर आप या कोल्ड क्रीम्स कहते हैं. अगर आपको आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन है तो आप लोशन या जेल्स यूज़ कर सकते हैं. वो पतले होते हैं थोड़े, उनमें पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू ऑयल कंटेंट. वो आप लगा सकते हैं. और तीसरा होता है सनस्क्रीन. इसके ऊपर आपकी मर्जी है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगेन एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर. ठीक है. Face wash, moisturizer, and then then a sunscreen. sunscreen. शेविंग की जहाँ तक बात करें तो शेविंग की प्रॉब्लम ये है कि गलत करने से प्रॉब्लम्स होती हैं. मतलब? बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब बहुत सारे मैन आते हैं जिनको पिंपल्स हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं, उनको हमेशा इरिटेशन होता है शेविंग के बाद. उससे बचने के लिए कुछ सिंपल टिप्स होती हैं. जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि जब आप शेव करते हैं तो या आप सिंगल ब्लेड रेजर या आप डबल ब्लेड रेजर यूज़ कीजिए. मल्टी ब्लेड रेजर जो पहले आती थी उनसे ज़्यादा इनग्रोन हेयर के चांसेस या फिर ज़्यादा हर्ट के बर्न के चांसेस होते हैं, रेजर बर्न्स के. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर ब्लेड जब स्किन पे स्ट्राइक करेगी तो अपने अगर 3 ब्लेड है तो वो 3 बार काटेगी बाल को, वो उतना अंदर धंसेगा और फिर प्रॉब्लम होगी. सिंगल ब्लेड रेजर सिर्फ एक बार काटेगी, राइट. तो दे आर बेटर. ट्रिमर्स, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप ट्रिमर्स भी यूज़ कर सकते हैं. बेस्ट टाइम टू शेव इज़ राइट आफ्टर शावरिंग. ओके, तब बाल भी सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा डायलेटेड पोर होता है उसका, और उसको निकालना ज़्यादा आसान होता है. स्किन भी सॉफ्ट होती है तो उस पर फ्रिक्शन कम लगता है, तो स्किन खिंचती कम है. और उसके बाद आपको एक हल्का सा जेल या फिर मॉइस्चराइजर, नॉर्मल मॉइस्चराइजर आपको लगा लेना चाहिए शेव All के those बाद. things called as after shave lotion and all. यस, alcohol and all, क्या है वो? एस्ट्रिंजेंट्स वो कहते हैं पोर क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, बट उसका बहुत ज़्यादा हमारे पास एविडेंस नहीं है. रेगुलर मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो फाइन, आप वो भी लगा सकते हैं. उस पर आपको अलग से आफ्टर शेव पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. Got it. Let's go back to the acne वाला पार्ट. आप बात कर रहे थे अबाउट कि acne की हो जाता है. पहली चीज़, acne होता क्यों है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो होता ये है कि हमारा जो ऑयल का ग्लैंड होता है, हम सबके स्किन में ऑयल के बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक और है. वो ना आपके हेयर से अटैच्ड होते हैं, आपके हेयर फॉलिकल से. ठीक है, हेयर की जो स्पेस है जिसमें हेयर पड़ा हुआ है उससे अटैच्ड होते हैं. तो जहाँ जितने ज़्यादा बाल होंगे उतना ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स होंगे. तभी सबसे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स हमारे हेड पे होते हैं और उसके बाद फेस पे होते हैं. फेस पे बड़े पतले पतले बाल हैं, उस पर ऑयल ग्लैंड्स चिपके हुए हैं. अब जब हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं, टीनेज ईयर्स में बढ़ना स्टार्ट होते हैं, उसके पहले हमारे हार्मोन्स एक्टिव नहीं होते, तब क्या होता है, ये हार्मोन्स आपकी ऑयल ग्लैंड्स को खोल देते हैं. इट्स लाइक अ लॉक इन की मैकेनिज्म. अब इसमें से निकलेगा ऑयल, और ऑयल जो होता है उसमें होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स विच आर लाइक फूड फॉर द बैक्टीरिया. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. या यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ हेयर ओवर हियर. Yes. व्हेन यू सेड कि फेस पे भी होते हैं, यस, बट जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं यहाँ पे इधर बहुत भी सारे होता बाल है, हैं. बट छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. यहाँ भी हैं हाँ, और हर यहाँ जगह पे, हैं. हर जहाँ भी जगह जहाँ पे बाल हर हैं, जगह है ना, जहाँ Okay. जहाँ बाल हैं. ठीक है, लिप्स बस पे नहीं स्किन होते, पे लिप्स पे नहीं जो होते. हमारे, हाँ यहाँ पे नहीं है, लिप्स पे रही है. या तो यहाँ पे जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं, आगे बताइए. तो ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं हार्मोन्स. ठीक है. ठीक है, हार्मोन्स जब बढ़े टीनेज ईयर्स में, हाँ. उन्होंने ऑयल ग्लैंड्स को पे एक्ट किया, पे काम किया और ऑयल निकला. दैट मशीनरी इज एक्टिवेटेड, तो ठीक है. ऑयल बनना शुरू हुआ. जब ऑयल निकलता है स्किन सरफेस पे तो इट इज़ लाइक फूड फॉर द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसकी वजह से आपको रेडनेस, पस, दर्द, ये सब होता है. अब ऐसा भी होता है, ऑयल ग्लैंड्स तो सबके पास है, राइट. हार्मोन सबके निकलते हैं, Right. तो किसी किसी को क्यों पिंपल्स हाँ, होते हैं? ट्रू. क्योंकि आपके जो हार्मोन्स होते हैं
वो रिसेप्टर पे, वो अपने ऑयल ग्लैंड के रिसेप्टर पे बाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब कि आपके हार्मोन्स ने ऑयल ग्लैंड पे काम कैसे किया, वो वहाँ पे जाके चिपकेगा कहीं पे, कोई एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे वो चिपकता है, जैसे हम रिसेप्टर कहते हैं, और वहाँ पे चिपक के फिर वो अपना काम करता है। बट किसी किसी के उसमें वो हार्मोन्स चिपक ही नहीं पाते बिकॉज द रिसेप्टर्स आर नॉट, दे डोंट मैच विद ईच अदर, मतलब चाबी और ताला एक दूसरे पे मैच नहीं कर रहे हैं। If you give us an analogy, for example. Yes, so the hormones are your keys Okay, how and the oil glands are locks. Locks, ठीक है. So अगर आपका की परफेक्टली लॉक में फिट हो रहा है तो ऑयल निकलेगा। ऑयल निकलेगा, ठीक लेकिन है. अगर आपकी चाबी ऐसी है, वो जेनेटिकली डिपेंड करता है कि आपके रिसेप्टर्स का शेप क्या है। ठीक है. अगर वो उसमें जा ही नहीं रहा है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो ऑयल बाहर नहीं आएगा, तभी किसी तो आपका एक्ने नहीं होगा। या अच्छा, तो अगर मुझे कभी अगर एक्ने नहीं हुए, टच वुड, तो जो मेरे हॉर्मोन्स थे उन्होंने ग्लैंड्स को एक्टिवेट नहीं करा, तभी आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी। मोर और लेस, देखो ये कोई बिल्कुल 100% ह्यूमन पॉपुलेशन पे लागू नहीं होता। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। पीपल विद ऑयली स्किन आल्सो नेवर हैव एक्ने एंड पीपल विद ड्राई स्किन आल्सो हैव एक्ने, राइट। तो अब जब ऑयल निकलता है, इस पे बैक्टीरिया ने ग्रो किया और पिंपल हुआ। अब जो चीज़ इस ऑयल को ज़्यादा बढ़ाएगी वो पिंपल्स को भी बढ़ाएगी, जैसे कि शुगर, जैसे कि काउज मिल्क, अच्छा, जैसे कि पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये सब आपके एक्ने को इसलिए बढ़ाते हैं। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, अगर आप टाइम पे सोते नहीं हो, टाइम पे उठते नहीं, आपका सर्काडियन रिदम गड़बड़ है तो हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं। जब आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ेंगे, मेल हार्मोन्स है जो एक्चुअली एक्ने करवाते हैं, अच्छा, ठीक है, इनको एंड्रोजेंस कहते हैं हम। तो जब ये बढ़ेंगे, जैसे कि कुछ फीमेल्स होती है जिनमें PCOS होता है, जिसको हम पॉलीसिस्टेरिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, उनमें मेल हार्मोन्स बढ़ते हैं, तब एक्ने बढ़ता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन बिटवीन ऑयल ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। सो अगर किसी की स्किन ऑयली है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट दे माइट हैव एक्ने। यस, वेरी हाई, एज कंपेयर टू समवन हु हैज अ ड्राई स्किन। Yeah. जिनकी ऑयली स्किन है, दे शुड यूज मोर ऑफ फेस वॉश, जिससे कि स्किन बहुत साफ रहे, ऑयल निकले। यस, डीप पोर्स में से ऑयल निकले। लेकिन हम कहते हैं कि इफ़ यू गो फॉर अ कोल्ड वाटर बाथ तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है एट लार्ज सब पे। बहुत बात करते हैं लोग इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है स्किन केयर में, चाहे हॉट या कोल्ड हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हॉट क्या करता है, हीट इज़ आफ्टर ऑल एन एनर्जी, तो वो आपका अब आपका जो पानी है और हटा सकता है आपकी स्किन से, हॉट, क्योंकि वो पानी को इवेपोरेट करवा सकता है। दैट्स द ओनली रीजन वी सजेस्ट कि हॉट वाटर बाथ शुड बी अवॉइडेड ऑन पीपल हु हैव वेरी ड्राई स्किन। ल्यूकवार्म वाटर इज फाइन और कोल्ड वाटर इज फाइन, बट आइस बाथ्स लेने का या स्टीम लेने का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है स्किन केयर में। Okay. It's often said during like summers or winters in specific, avoid hot वाटर बाथ, बिकॉज उसके बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाती है एंड वो बिल्कुल ड्राई हो सकती है। अगर आपकी होती तो आप अवॉइड करो, आपकी नहीं होती तो आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, समर्स और विंटर्स, यू कैन चूज एनी फॉर्म, बी इट हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, if you have no problem with it. If you are developing a problem, it could be with water. If you're developing dryness after hot water showers, you need to limit exposure to hot water. But I think this is more for the gram, for the Instagram, not for real life के जैसे हम डिस्कस करते हैं ऐसे धोना या ऐसे धोना, ये आपकी मर्जी है, धोना इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई दिक्कत ठीक है। हाँ, अब आप मुझसे पूछते बर्तन ऐसे मांजने के ऐसे मांजने, इट्स जस्ट द सेम, इट्स आफ्टर ऑल गोना बी क्लीन। लोग मतलब बड़ी तसल्ली से, एंड यू लाइक यार, एज बॉयज वी barely get time to even wash our face and they are asking us to wash in a circular movement in anti-circular. Just cover every nook and corner. आपको पता है यहाँ पे ऑयल ज़्यादा होता है तो यहाँ पे लगाना है फेस वॉश। आपको पता है कि हम ये पार्ट मिस कर जाते हैं, ठीक है, आइस पे, ये सब जगह लगाना है। कैसे लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। वो बोलते हैं कि जो सर्कुलर होते हैं पोर्स, ऐसा होता है क्या? सारे पोर सर्कुलर ही होते हैं। नहीं, बट वो फिर ये पैटर्न क्यों? जस्ट लाइक अ फील गुड फैक्ट, दैट्स इट? I don't know. Oh gosh. I don't know. Interesting. आपने बात की थी अबाउट कि हम लोग क्या खा रहे हैं, अबाउट लाइक शुगर, मैंने बात की थी आपने। मुझे याद है मैंने दिस अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट कि नो शेव नवंबर चलता है, सो आई ट्राइड नो शुगर नवंबर and I saw a big change in my like skin, like feeling was very very different. So do you feel that because of having less sugar the skin like color तो नहीं कहेंगे, but skin का जो like texture है, yeah, that gets better? Texture over a period of time it gets better. अच्छा, see, शुगर क्या करता है, शुगर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे प्रोटीन्स, लिपिड्स या जैसे फैट्स कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड जो DNA बनाता है,
उस पे जाके बाइंड करता है, उसे ग्लाइकेशन कहते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकेशन करवाता है, ठीक है। मतलब कि आपका एक मॉलिक्यूल है, उस पे आपका प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, उस पे जाके बाइंड किया ग्लूकोज ने, ये नहीं आएगा समझ में किसी को भी, ठीक है। तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि ग्लूकोज जाता है और आपके बेसिकली कोलैजन नाम की एक चीज़ होती है आपकी स्किन के अंदर, ठीक है, जो आपकी स्किन को बाउंसी इलास्टिक बनाती है, जिसकी वजह से बच्चों की स्किन इतनी बाउंसी होती है, क्योंकि बड़ा कोलैजन होता है उनमें, वो जैसे प्रोटीन, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या करता है, इस प्रोटीन पे जाके बाइंड कर देता है, मतलब ठीक है, मिल जाता है उसके साथ उस पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, और वो चिपक गया वहाँ पे। अब उम्र के साथ हमारी स्किन कम बाउंसी क्यों होती है? क्योंकि हमारा कोलैजन टूटता है और वो बनता है, बट उम्र के साथ ये बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जो कोलाजन है वो बनना चाहिए होता ना, है बाय डिफॉल्ट बचपन बाय में, डिफॉल्ट होता है, और बना रही है बॉडी, नहीं भी बना रही है, न्यू कोलैजन इज मेड, बट देन विद एज वी आर ब्रेकिंग मोर कोलैजन and we are making less collagen. So which is why we start developing wrinkles. It's not bouncy, it's saggy, right? अब शुगर इसको प्रोसेस को फास्ट कर देता है, क्यों? क्योंकि जब वो कोलैजन से जाके बाइंड हो जाएगा ना, उसका रिपेयर मैकेनिज्म स्लो हो जाता है। अब आप उस कोलैजन जिस पे ग्लूकोज चिपका हुआ है, उसको इतना अच्छे से रिपेयर आपकी बॉडी नहीं कर सकती है। तो इट in long term, people who have more sugar age quicker, skin wise, right? तो 1 महीने शुगर बंद करने से, या आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे आज शुगर बंद करनी है, क्योंकि एक दिन में वैसे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू लिमिट शुगर इनटेक। इट्स अबाउट अ ब्रॉडर पिक्चर। आप रोज कट कर दोगे शुगर, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप कहोगे मैं दिन में एक ही बार थोड़ा सा शुगर ले लेती हूँ, दैट्स ओके। लॉन्ग टर्म खेलना है, लॉन्ग टर्म मैराथन है, या स्प्रिंट नहीं है। यस, तो आपको ये अब समझ नहीं आएगा, आपको एक्चुअली 10 साल बाद समझ आएगा। पीपल हु ईट लेस शुगर डेफिनेटली सी बेटर स्किन ईयर्स लेटर। सो एकदम से बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी आप ले सकते हो। यू हैव टू लिव अ लाइफ एज वेल, सो यू टेक लिटिल। ट्रू। अपार्ट फ्रॉम शुगर और ऐसी क्या चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ फूड जो हमें लेना चाहिए फॉर अ हेल्दियर स्किन? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, ये क्या करवाते हैं, हमारी स्किन एज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन एक्चुअली हमारे इनको डीएनए सबको जाके बाइंड करके तोड़ता है, तब हम एज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जितना ज़्यादा होता है हमारी डाइट में, उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन कम होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं सिमिलर टू एन एप्पल दैट इज कट एंड लेफ्ट ओपन। अब वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, ऑक्सीजन लग रहा है उस पर, वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, विल टर्न डार्क, ठीक है। कुछ समय बाद उसकी स्किन भी श्रिवल करेगी, दैट्स एजिंग, ठीक है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाएंगे अपनी डाइट में, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, तो आपकी स्किन अच्छी हेल्दी रहती है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुकिंग से एंटीऑक्सीडेंट्स मर जाते हैं, ठीक है। तभी पुराने ज़माने में कहते थे नींबू को पकाना नहीं है, यू नो, आफ्टर यू कुक इट ऊपर से स्प्रिंकल करना है लेमन को, ठीक है, बिकॉज दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी, ओके, राइट, है ना। सो आपको सिट्रस फ्रूट्स, वो तो आप वैसे भी बिना पकाए खाओगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन, येलो, रेड इन कलर है, कैप्सिकम्स हो गए, बेल पेपर, सारे टाइप के, यू नो, ब्रोकली हो गया, चाहे आपकी स्पिनच हो गई, अगर आप इसे सैलड के फॉर्म में खा सकते हो, दैट्स बेटर। टमेटोज फॉर विटामिन ई, एंड विटामिन सी, एंड इवन कैरोटेनॉइड्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, that's also an antioxidant. तो आपको इसलिए a bowl of salad is always suggested in diet. Yeah, for it's antioxidants. Okay. Got it. And all these anti-wrinkle जो आती हैं क्रीम्स, ये फिर से हमें घुमा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है उसके अंदर क्या है। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए? एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा, क्योंकि अगर स्किन वेल हाइड्रेटेड है, वो प्लम्प दिखेगी, उसमें रिंकल्स कम दिखेंगे। सिमिलर टू अ रेजन, एक ग्रेप है, उसके अंदर बहुत पानी है, तो उसकी स्किन कितनी टाइट है, जैसे ही आप उसमें से पानी निकाल दोगे वो बन जाएगा एक रेजन। उसकी स्किन है बिल्कुल श्रिवल्ड, रिंकल्ड। अगर उसको आप फिर से पानी में डालोगे, मोर और लेस उसकी स्किन थोड़ा टाइट होना शुरू हो जाएगी। तो पानी बहुत जरूरी है। सो व्हिच इज व्हाई मॉइस्चराइजर इज नंबर 1 रूल इफ यू वांट टू डेवलप लेस रिंकल्स। सेकंड, अगर आपको कोलैजन कम टूटेगा तो आपको कम रिंकल्स होंगे। धूप कोलैजन को तोड़ती है, तो आपको सनस्क्रीन लगानी है। These are 2 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हर कोई कर सकता है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, राइट? ये आपको करना है। तीसरा, अगर आप रेटिनॉल क्रीम लेते हो तो कुछ ही चीज़ें जो अच्छा काम करती है, रेटिनॉल क्रीम्स, है ना, तो यही है जो एंटी एजिंग एक्चुअली करवाती है। रेटिनॉल्स क्या करते हैं? रेटिनॉल्स विटामिन ए का एक फॉर्म है, विटामिन का फॉर्म, विटामिन ए का फॉर्म है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और ये आपके सेल का जो टर्नओवर है उसको भी बढ़ाते हैं, तो ये एक्ने में भी हेल्प करते हैं, और ये आपका कोलैजन भी बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, पॉइंट कि आपने बोला कि जो मॉइस्चराइजर है वो तो है क्लियर,
जो कोलाजन है, डू वी टेक एनी सप्लीमेंट्स और एनी लाइक डाइटरी थिंग्स जो कि हेल्प करे टू बिल्ड कोलाजन? कोलाजन अच्छा है, ओके, वो प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन आपने जब उसे खाया, हम्म, आपकी बॉडी ने समझा प्रोटीन आ गया, उसने जो प्रोटीन वाले एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं किसी भी प्रोटीन को, XYZ प्रोटीन, चाहे वो कोलाजन हो चाहे कुछ भी हो, उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। हर प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन एक ऐसे एक बड़ी सी लॉन्ग चेन है जिसमें अमीनो एसिड्स बने और लिंक्ड है, ठीक है। बॉडी इसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसने इन बॉन्ड्स को तोड़ा, एक एक अमीनो एसिड को अब्जॉर्ब किया। उसने कोलाजन के साथ भी वही किया, उसने अपने चिकन खाया उसके साथ भी वही किया, आपने पनीर खाया उसने उसके साथ भी वही किया। अब आपकी बॉडी के पास है अमीनो एसिड्स, उसकी मर्जी है उसे कोलाजन कहाँ बनाना है, और क्या उसे कोलाजन बनाना भी है कि नहीं। उसे मसल प्रोटीन बनाना है तो वो मसल प्रोटीन बनाएगी, उसे जॉइंट कोलाजन बनाना है, कोलाजन जॉइंट्स में भी होता है। हाँ, तो ये सुना है मैंने कि विद एज कहते हैं जो Yes. कोलाजन है, जो आवाज़ें आती हैं घुटनों में, yes. लेस ऑफ कोलाजन। यस, तो अगर आपके पास आपकी बॉडी की मर्जी से कोलाजन कहाँ बनाना है, तो यू कैन टेक अ कोलाजन ड्रिंक फॉर गुड हेल्थ बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सो देयर आर सप्लीमेंट्स अवेलेबल जो कोलाजन आप ले सकते हो अपने जॉइंट रिपेयर के लिए या फिर अपनी स्किन की रिपेयर के लिए भी। बट बॉडी को के लिए स्किन इतनी जरूरी नहीं है। बॉडी विल डिसाइड कि वो कहाँ जाएगा। सो अगर आप कोलाजन ये सोच के खरीद रहे हो कि मेरी स्किन एज कम करेगी, हाँ, या मुझे रिंकल्स मेरे खत्म हो जाएंगे, दैट्स रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू हैव फ्रॉम कोलाजन। जरूरी नहीं है, हो सकता है, हो भी नहीं सकता, बट हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन अच्छा करवाता है कोलाजन, दैट इज व्हाट स्टडीज हैव शोन कि स्किन प्लम्प होती है, ठीक है। लेकिन मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आपको किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं करना है। अगर आपको लेना है आप 3 महीने लो, बिकॉज सी आफ्टर ऑल इट्स एन आर्टिफिशियल प्रोटीन जो बाहर से ले लो एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। देयर आर रिपोर्ट्स दैट इट कुड बी हेवी ऑन किडनीज, टेक इट फॉर 3 months एंड देन यू स्टॉप, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी स्किन से ऐसे फॉर्म हो जाएगी और मैं और कुछ नहीं करूँगी उसके लिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स, उसका नाम ही सप्लीमेंट, इट इज जस्ट सपोर्ट टू बी supplementing something that is main, which is your diet and the skin care you apply, right? एंड जैसे ये तो लाइक सप्लीमेंट हो गया, और क्या सोर्सेज हैं विच आर लाइक नेचुरल विच कैन गिव अस लाइक कोलाजन? सो अगर आप अच्छा खासा नॉनवेज खाते हो, अगर वेज खाते हो तो देयर आर नो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ कोलाजन। कोलाजन इज अ प्रोटीन ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, तो जो आप सुनते हो वेजिटेरियन कोलाजन पाउडर्स, दैट्स नॉट अ थिंग। वो सिर्फ अमीनो एसिड्स हैं दैट मेक कोलाजन इन फ्यूचर, या आपके कोलाजन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उन्होंने वो प्लांट सोर्स से लेकर डाल दी, बट इट इज नॉट कोलाजन, राइट? सो कोलाजन कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। आप सिर्फ अपना प्रोटीन बढ़ाओ, आप प्रोटीन बढ़ाओगे तो बॉडी उसको वैसे ही आपके स्किन को प्रोटीन दे देगी, अगर जो उसको वैसे भी कोलाजन से देना था। एंड जो वाटर इनटेक है, water intake should be, you have to carefully monitor water intake. Sips of water throughout the day are much important than finishing like 8 glasses of water एक साथ, कि मैं अभी मुझे टाइम याद आया है तो मैं 2 ग्लास 3 ग्लास अभी पी लेती हूँ। उससे करने से बेटर है कि यू कीप इट ऑन योर वर्क डेस्क। आप पढ़ाई करते हो, आप वर्क करते हो, आप कुछ भी जो भी आपका जॉब है आप रखो और उसको बार बार लेते रहो, सो दैट योर बॉडी कीप्स हाइड्रेटिंग इटसेल्फ। या इंटरेस्टिंग। एक सवाल था कि एक्ने में मुझे याद आ रहा है कि लोग कहते हैं कि आम नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ मैंगो, एक्ने बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ नॉट द फ्रूट, इट इज़ द शुगर, राइट? बिकॉज हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो अननेचुरल सोर्स हो, वो एक्ने करवा सकता है। ओके, बाय नेचर मैंगोज का, ग्रेप्स का, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ये किसी किसी को प्रॉब्लम करवा सकता है। That's the only reason. That's the only reason. Is the meatha So fruit. if you meatha fruit. So if you But take, then like I said, you don't have to cut it completely. You have to just keep in mind कि मैं अगर मैं एक छोटा सा वेज ऑफ मैंगो खा रही हूँ, it's gonna leave the same taste in my mouth compared to a full mango. So थोड़ा सा मन को मार के एक खा लो, but खा सकते हो, है ना? The season is here, you know. Yeah, the season Why would is someone here. hold themselves? But जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं। I have seen patients who have quit mangoes completely because उनको प्रॉब्लम देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आफ्टर हैविंग मैंगोज आप कुछ और खा सको कि बैलेंस हो जाए? काश ऐसा होता, ऐसा आप मुझे भी बता देना। I would love that. पॉडकास्ट बताऊंगा आपको मैं, we'll do it. मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि ऑडियंस की तरफ से आ रखे हैं। वन इज कि हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स एक्चुअली बहुत बड़ा टर्म है। अच्छा, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं एक्चुअल डार्कनेस जो इंडियंस में ब्राउन स्किन में कॉमन होती है जेनेटिकली, जो कि नॉर्मल है। अच्छा, दूसरा अगर आप बहुत फेयर हो तो आपकी नीचे की ब्लड वेसल्स भी दिख सकती हैं और आपको लगेगा मेरे डार्क सर्कल्स है, बट एक्चुअली वो अंदर का वेन है, ओके, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है।
तीसरा है कि आपकी आई के नीचे का जो फैट है वो उम्र के साथ खत्म हो गया, तो आपकी आंखें अंदर धंस गई हैं, तो एक शैडो बन रही है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। एक दूसरा कारण है कि आपका जो फैट है वो यहाँ से निकल रहा है, तो बल्जिंग दिख रही है। जब बल्ज दिखता है और वो भी उम्र के कारण होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे, तो उसके नीचे एक लाइन बन गई है, ग्रूव जिसे कहते हैं, उसको भी हम भर सकते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल पिगमेंट डिपॉजिशन है, ठीक है, अगर आप काजल ज़्यादा लगाते हो, बहुत सालों तक लगाते हो, तो वो भी टैटू कर जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं विद लिटिल एक्सफोलिएंट्स, ठीक है, और स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जैसे कि कोजिक एसिड आता है, विटामिन सी आता है, आर्ब्यूटिन, एजिलिक एसिड, ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज्ड, आई क्रीम्स में होता है। लेकिन अगर आपको वाइट स्किन प्रॉब्लम है, अब आप बहुत गोरे और वेन दिख रही है, उसको हम नहीं बदल सकते। जो हॉलोनेस है या फैट बल्ज हो रहा है, हॉलोनेस के लिए फिलर्स करे जाते हैं, मतलब वो शैडो को छुपाने के लिए हम कुछ भर देते हैं ताकि स्किन वापस बाहर आ जाए। और अगर आपको फैट निकल गया तो प्लास्टिक सर्जरी सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसे हम ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, या आपकी लूज स्किन हो गई है उसके लिए हम ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं। या फिर अगर वो नहीं करवानी है तो जो फैट निकल गया है उसके नीचे जो ग्रूव है, गड्ढा बन गया है, उसको भी भर के फैट को कंसील कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, हटा नहीं सकते। जो मैंने सुना है कि जो खीरा है वो लगाओ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो खीरा थोड़ी ठंडक करवाता है। तो अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम्स है, अगर आपका बार बार यहाँ पानी भरा था, आप सॉल्ट ज़्यादा लेते हो, पानी कम पीते हो, तो वाटर रिटेंशन होती है, थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट देता है क्यूकम्बर, इट विल हेल्प। ओके, क्यूकम्बर ऑल्सो हैज़ एजेंट्स दैट आर स्किन लाइटनिंग। सपोज इफ यू हैव लाइक स्क्रीन टाइम, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द, अगेन इट्स अ रे, दैट्स व्हाट। अभी भी इंडोर लाइटिंग का ब्लू लाइट जो लैपटॉप्स मोबाइल्स लैपटॉप से निकलती है, लैपटॉप्स मोबाइल्स और स्क्रीन से निकलती है, उसका कितना रोल है स्किन पे, अभी उस पर स्टडीज़ कम हुई हैं, बट देन प्रैक्टिकली दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि इतना ब्लू लाइट एक्सपोजर है कि आपका मेलानिन कंटेंट बनते जा रहा है, राइट, और वो आपको डार्क सर्कल्स करवा सकते हैं। प्लस स्ट्रेस होता है आंखों को, जब आप बहुत ज़्यादा देर देखते हो, जब स्ट्रेस होता है तब भी आपका मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है, टू प्रोटेक्ट यू। सो ये कुछ कारण है, बट अगेन वी डोंट हैव लाइक अ 1-to-1 इक्वेशन कि इसी के कारण ये हो रहा है। सो लाइक डिविएटिंग फ्रॉम दिस, सो मे बी काइंड ऑफ लिंक्ड विद दिस, कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए फिर अगर हम अपने घर के अंदर भी हैं? वी हैव लाइक वाइट लाइट मेजरली, आई हैव हर्ड यूजिंग लाइक रेड लाइट इज ऑल्सो नहीं सूटेबल। नहीं, रेड और ब्लू लाइट की अभी भी हमारे पास स्टडीज़ कम है, ठीक है। ब्लू लाइट इनफैक्ट कुछ लोगों को पिगमेंटेशन करवाती है ब्लू लाइट। तो जो हमें फैंसी चीज़ों पे नहीं करना है। द थिंग इज़ कि देखो, पहले हम CFL लाइट्स यूज़ करते थे, वो स्किन के लिए सेफर थी। LED लाइट्स में ब्लू लाइट ज़्यादा होती है, अच्छा, ठीक है। सो आई टेल पेशेंट्स कि अगर आपको एक्चुअली दिक्कत लगती है, आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल स्क्रीन पे ब्लू लाइट फिल्टर लगवा सकते हो, जो उसको फिल्टर करें, बट विजिबल लाइट तो आएगी, ठीक है। तो आपको इतना ओवरथिंक नहीं करना है। अगेन आप जितना हो सके, जैसे अगर आप डायरेक्ट लाइट के एक्सपोजर में कम बैठिए, ठीक है। और अगर आपका लैपटॉप इनसे एक्सपोजर है तो द रूम शुड ऑल्सो बी वेल लिट, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो तो देन देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन द आईज, राइट। लाइक रात को लाइट बंद करके हम बहुत देर लोग मोबाइल पे बैठे रहते हैं, दैट्स एक्चुअली वेरी हार्मफुल, नॉट जस्ट फॉर द आईज, फॉर द स्किन अराउंड द आईज एज वेल। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज कि लोग कह रहे हैं कि एल्बो हैज़ अ डार्कर स्किन, तो इज इट लाइक डेड स्किन? लाइक वी वर डिस्कसिंग कि हमारी टॉप 25-30 लेयर्स डेड है, राइट। अब यहाँ पे क्या फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, राइट, बार बार हमें हमारे एल्बोज पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसकी स्किन, ताकि इस पे इंजरी कम हो, इसकी स्किन में और डेड स्किन सेल्स इकट्ठी हो गई, ये बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो वो डेड स्किन सेल्स को ज़्यादा कर देती हैं ताकि इंजरी लाइव स्किन सेल को ना हो नीचे, राइट। जैसे हमारे फीट पे भी होता है, हमारे सोल्स जो होते हैं, किसी की अपनी एड़ियाँ देखोगे इतनी थिक हो जाती है, इट्स बिकॉज वो नंगे पैर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो बॉडी उसे प्रोटेक्ट कर रही है, वो डेड स्किन सेल्स को ज़्यादा बना रही है। तो वैसे ही जब डेड स्किन सेल ज़्यादा बनेगी, सबका कलर आपको दिखेगा, मोर बलून्स यू सी, एंड द बलून्स दैट हैव कलर, एंड दैट इज व्हाई इट लुक्स डार्क। फॉर लेग्स, जो पेडिक्योर है और जो मैनिक्योर है, वो कब करना चाहिए और कितने अंतराल के बाद करना चाहिए? ऐसा कुछ है? कोई गोल्डन रूल नहीं है। अगर आप दिन में एक बार नहाते वक्त उसे थोड़ा सा प्यूमिस स्टोन से क्लीन कर देते हो या थोड़ा स्क्रब से क्लीन कर देते हो तो दैट्स इनफ, फिर आपको किसी पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप बहुत नंगे पैर चलते हो तो ऐसा मत करो, उसे कीप योर फीट कवर्ड एंड क्लोज, बिकॉज इफ द डर्ट एंड डस्ट दैट इंडियन सोसाइटी हैज़, द पोल्यूशन दैट वी हैव, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द प्रॉब्लम फॉर द स्किन. सो वेरी ओवर दिस थिंग, तो आपको और कम पेडिक्योर की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो एंड जब भी आप रात को सोते हैं तो एक लैक्टिक एसिड या यूरिया बेस्ड क्रीम्स आती हैं. इन दोनों में क्या होता है, जिस तरह का हाइलुरोनिक एसिड जो हम स्किन फेस पे यूज़ करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल जो हमारी स्किन में हाइड्रेशन करवाता है. वैसे ही यूरिया और लैक्टिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर के एटमॉस्फेयर से भी पानी को खींच के रखता है. तो आप इसको रात को लगा के सो सकते हैं. यू रियली वेक अप विद सॉफ्टर स्किन. सो scrubbing in the morning and using a lactic acid or urea based creams at night, this can do the job of a pedicure that you get once in 2 months or once in a month. Makes sense. एक सवाल था, किसी ने पूछा कि जो ब्लैक हेड्स होते हैं हमारी नोज के ऊपर वो क्यों होते हैं एंड हाउ कैन वी रिमूव इट नेचुरली? सो ब्लैक हेड्स आर, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं जो बहुत बड़ी पास हैं, जैसे हमारे फेस पे होते हैं, जैसे फेस पे होते हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑयल निकल रहा है इनसे. अब ये ऑयल जो है जब ये स्किन के बाहर आता है तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑफ सम लाइक एन एप्पल, सो इट टर्न्स डार्क, तो वो होता है ब्लैक हेड. ओके. अगर ये तो एक चीज़ हो गई. अब दूसरी चीज़ जो लोग समझते हैं ब्लैक हेड है बट है नहीं, उसको हम कहते हैं सिबेशियस फिलामेंट्स. मतलब ऑयल की पतली पतली धारियाँ जो एक्चुअली क्या करती हैं, नीचे इसका ऑयल ऊपर लाने में मदद करती हैं. दे आर लाइक फिलामेंट्स. ओके, इसको हम नहीं हटा सकते, ये होते हैं आपकी स्किन में. तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ब्लैक हेड है कि सिबेशियस फिलामेंट्स हैं आपको, कि जब आप आंख बंद करके अपनी स्किन को फील करें और वो स्मूथ हो बट यू कैन सी द ब्लैकनेस, दीज आर फिलामेंट्स. सपोज इफ आई मूव माय हैंड ऑन जस्ट माय नोज, कुछ ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है, तो ये सिबेशियस फिलामेंट्स है, which is not, it's like fine, दिस इज फाइन. लेकिन अगर आपको रफनेस फील हो रही है तो वो ऑयल है, वो कंजेशन है, उसको निकाल सकते हैं. घर पे निकालने के लिए आप जनरली एक स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है, दिन में एक बार उसे स्क्रब कर सकते हैं और उतना काफ़ी होता है. बट अगले दिन ही फिर आ जाएगा क्योंकि नेचुरल ऑयल है, राइट. हम ऑयल ग्लैंड्स को नहीं बंद कर सकते. अगर आपको केमिकली कुछ यूज़ करना है तो सैलिसिलिक एसिड आता है जो एक ऐसा एसिड है जो ऑयल को डिसॉल्व करता है. और रेटिनॉइड जो हम विटामिन ए मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, वो आपको आपका ऑयल को भी रिडक्शन करवाती है, मतलब ऑयल के बनने की कैपेसिटी भी रिड्यूस करवाती है. बट वो इतना हेल्दी नहीं है ना, मतलब इफ वी रिड्यूस द स्पीड एट व्हिच द ऑयल इज बीइंग, वी कैन शट इट डाउन, बट तो होना ही है. सो अगर आपको लगता है बहुत ब्लैक हेड्स बनते हैं विच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द रेस्ट ऑफ द फेस, देन यू कैन अप्लाई रेटिनॉइड, इट हेल्प्स, राइट. बट अगेन वो भी पूरी बात सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ देम, दे आर नेचुरल, राइट. गॉट इट. एक और चीज़ था कि दिस लाइक लंप ऑन द चिन दैट स्प्राउट्स हेयर. कई बार होता है कि किसी के लंप है उस पे से बाल निकल रहे होते हैं, वो क्यों होता है? वो एक्चुअली एक टाइप का मोल है. अच्छा. ओके, एक मोल तिल है, ठीक है, बट वो है ना, ये क्यों होता है? तिल क्यों होता है? या सो तिल बेसिकली कलेक्शन होता है ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स. अच्छा. ओके, वो सिर्फ एक कलेक्शन है. जनरली जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होते हैं. अगर आपके पेरेंट्स को ज़्यादा तिल हैं तो आपको भी ज़्यादा होंगे. और जिनका धूप से एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उनका कलर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ती है और उनको तिल हो सकते हैं. सो दे हैव 2 reasons, genetics and sun exposure. This is like melanin in a way. Melanin. It's melanin. It's a collection of melanin producing cells जो called melanocytes. अंदर हैं वो ऊपर आ चुके हैं, ऐसे कह सकते हैं? नहीं, वो एक बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, साथ में आ चुके हैं. अब वो दूर दूर फैले हुए थे. जनरली जो हमारी स्किन में डेंसिटी होती है, वो जो हम बात कर रहे थे कि स्किन की जो आखिरी लेयर है सिर्फ उसमें काला बनता है. उसमें राइट, हर 10 में से 1 सेल कलर वाला है, बाकी नॉर्मल स्किन सेल्स हैं. सो 10:1 इज द रेशियो. 10 के बाद एक कलर प्रोड्यूसिंग सेल आएगा, फिर 10 के बाद एक कलर प्रोड्यूसिंग सेल. लेकिन इसमें क्या हुआ है, वो सारे कलर वाले हैं, तो वो आपको डार्क, बहुत डार्क दिख रहा है. तो वैसे ही जो आप लंप कह रहे थे जिसमें से बाल निकलते हैं, वो स्किन की डिपेंड करता है कि स्किन की कौन सी लेयर में ये सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो बाहर निकलेगा या वो फ्लैट मोल होगा, उसमें से बाल कितने होंगे. तो इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स, दैट्स इट. एंड दैट कैन बी रिमूव्ड विद सर्जरी. इट कैन बी रिमूव्ड विद सर्जरी. और कोई इशू नहीं उसके साथ. नो इशू. परफेक्ट. जो स्किन डिजीज़ हैं जो कि ट्रांसफरेबल होती हैं, जो विटिलिगो है, वो काफ़ी लोग बस बात करते हैं कि उनसे दूर रहो, ऐसा कुछ है, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है. विटिलिगो स्किन में सिर्फ एक कलर एक दिखने की प्रॉब्लम है. इट इज़ नॉट इवन अ बीमारी. यू नो, दे आर मोज़ैक पीपल. मोज़ैक मतलब ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन. बस ये वही है. आपने ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे कि हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे कितना कलर आएगा. ठीक है. इन लोगों में बस ये होता है कि किसी पैच में कलर प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं वो कलर नहीं बना पा रहे हैं. बस ये प्रॉब्लम है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम भी नहीं है, नहीं बना पा रहे तो नहीं बना पा रहे. बट सामने वाला क्या देखता है, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है ये प्रॉब्लम है, तो फिर विटिलिगो के पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. द वे
द पर्सन सोसाइटी परसीव्स इट. विटिलिगो इज नॉट अ कंटेजियस थिंग. वो छूने से नहीं फैलती है. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि दूर रहो एंड कमिंग फ्रॉम यू मेक्स अ डिफरेंस फॉर श्योर. ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ लाइक क्लोथ्स वी वेयर दीज डेज, इन द नेम ऑफ लाइक फैशन, हम जो चीज़ें पहन रहे हैं उसका स्किन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है. सो व्हाट डू यू रिकमेंड इन टर्म्स ऑफ लाइक क्लोथिंग, लाइक द प्रेफरेंस ऑफ फैब्रिक? So natural clothing is better, which means cotton or silk. They're actually good for everyone. हर कोई पहन सकता है. प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सिंथेटिक फैब्रिक्स में कलर भी डलता है. तो आपने कभी नया फैब्रिक खरीदा है तो उसको एकदम से नहीं पहनना है. उसको एक बार वॉश करना है, क्योंकि वो जो रंग है वो आपको इरिटेशन करवा सकता है, स्पेशली आर्मपिट्स पे, प्राइवेट पार्ट्स में जहाँ पे फोल्ड्स होते हैं, जहाँ पे वो रबिंग ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. तो ये करना है. एंड ऑफ कोर्स समर्स में तो सिंथेटिक क्लोथिंग से वैसे भी दूर रहना, टू अवॉइड द सफोकेशन, द लॉस ऑफ वाटर दैट वी नीड फ्रॉम द बॉडी टू कूल आवर डाउन. वो सिंथेटिक क्लोथिंग में नहीं हो पाती है. जो वैक्सिंग है, हमने बात नहीं करी, जो वैक्सिंग उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर? बिकॉज हर बार आप जब यहाँ से या फिर फेस से या फिर बॉडी पार्ट से जब आप वैक्स करते हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर? अगर आप वैक्स कर रहे हो तो आप एक्चुअली हेयर को रूट से निकाल रहे हो. Right. तो वो एक अननेचुरल मेथड होता है. तो किसी की बॉडी उसे रिएक्ट करती है, बहुत लोगों की बॉडी करती है एक्चुअली. क्योंकि जब आपकी स्किन से पार्ट हट जाएगा तो आसपास कि जो सेल्स होते हैं उनको लगता है कुछ अबनॉर्मल हुआ है, और वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसके कारण आपको बम्प्स हो सकते हैं, आपको रेडनेस आ सकती है, स्किन इरिटेट हो सकती है क्योंकि ऊपर की डेड स्किन सेल्स हट गई हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं तो देन वैक्सिंग शुड नॉट बी डन, क्योंकि रिपीटेड ट्रॉमा over a period of time can lead to bigger problems, right? So then you have to shift your method of removing the hair. The last question, जो स्ट्रेच मार्क्स हैं जो होते हैं उसके लिए जो कोकोनट ऑयल है वो कहा जाता है, या फिर कहते हैं कि आफ्टर एनी ब्रूज दैट यू हैव गो फॉर कोकोनट ऑयल एंड वो गायब हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है? पहले मैं ब्रूज की बात करती हूँ. आप ब्रूज पे कुछ नहीं करोगे वो वैसे भी गायब हो जाएगा. पर निशान तो रहता है. नहीं, ब्रूज का नहीं रहता निशान. इंडियन स्किन में आप देखो, ब्रूज क्या होता है? व्हेन देयर इज इम्पैक्शन ऑन द स्किन, तो अंदर का जो ब्लड वेसल है वो फट गया. ठीक है, आप इधर उधर टकरा गए. जो लोग क्लमजी होते हैं उनके अक्सर पैर पे ब्रूजेस हो जाते हैं, ओल्ड एज में वैसे हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्लड वेसल रप्चर हुआ है, उसमें से ब्लड लीक हुआ, फिर बॉडी ने ब्लड वेसल को रिपेयर कर दिया. अभी जो ब्लड लीक हुआ ये है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन. तो ये रेड होता है, तो आपको ब्रूज पहले रेड दिखेगा, फिर बॉडी उसे ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी. ठीक है, तो फिर पहले ये थोड़ा सा पर्पलिश, ग्रीनिश, येलोइश, डिफरेंट हीमोग्लोबिन के कलर्स बनेंगे, और उसके बाद वो गायब हो जाएगा. तो ब्रूज तो पूरा गायब हो जाता है. जब हमें चोट लगती है, स्किन का बैरियर खराब होता है और वो हील होता है. इंडियन स्किन में एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आप चाहे कोकोनट ऑयल लगाओ या ना लगाओ, कलर तो बनेगा, और वो कलर अपने आप खत्म होगा, क्योंकि वो अपने पे बीमारी नहीं है, वो किसी चीज़ का सिर्फ छूटा हुआ एक पार्ट है. बट निशान तो रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता. अगर स्कार बना है, स्कार्स आर डीपर. अगर आपका कोलेजन ही डिस्टर्ब हुआ है, इतनी गहरी चोट है कि कोलेजन में कुछ खराबी हुई है, तब जाके स्कार बनेगा, और वो परमानेंट है. आप उस पर कोकोनट ऑयल लगाओ या ना लगाओ, उससे कुछ चेंज नहीं आएगा. स्कार तो फिर भी बनेगा अगर कोलेजन डिस्टर्ब हुआ है तो. ऊपरी चोट में सिर्फ कलर रह जाता है, जैसे हम PIH कहते हैं, ब्लैक कलर कहते हैं, और वो ब्लैक कलर अगेन अपने आप चले जाता है. सो कोकोनट ऑयल का इससे कोई लेना देना नहीं है. बात करें स्ट्रेच मार्क्स की, स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं? जब कोलेजन जो है वो इतना खिंचा कि वो फटी गया. ठीक है, अगर आपको प्रिवेंट करने हैं स्ट्रेच मार्क्स, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप हो गए हो, तो अब आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में जब बेली बाहर निकलेगी तो बनेंगे स्ट्रेच मार्क्स. ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सकते हो. कैसे? आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो. अगर आप मॉइस्चराइज अच्छे से करोगे तो कोलेजन जो है वो थोड़ा इलास्टिक रहेगा. इट इज कीप स्ट्रेचिंग रादर देन ब्रेकिंग. ऑलराइट, लेकिन आप ऑयल लगा के उसे नहीं सॉल्व कर सकते. क्यों? क्योंकि ऑयल में पानी नहीं है. ऑयल में सिर्फ ऑयल है, आपको पानी चाहिए, तो इसलिए आपको लगाना पड़ेगा मॉइस्चराइजर, व्हिच आर इमल्जेंट्स ऑफ ऑयल एंड वाटर. ठीक है, सो जो सोक इन करेगा एग्जैक्टली. तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर सीख चुका हूं काफी कुछ. तो आप कोई भी कोल्ड क्रीम लगाइए, बट उसको बेली पे 2-3 बार लगाइए फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर, एंड यू विल सी दैट कि आपके स्ट्रेच मार्क्स का पोटेंशियल बहुत कम होता है. एक बार बन गए, दुनिया का कोई ऑयल, आप ऑयल की बात करो, ऐसी मशीन्स ही नहीं बनी जो इसको अच्छे से हटा पाए. ऑयल तो बहुत दूर की बात है, काश ऑयल से हो जाता. Awesome. Thank you so much for this insightful podcast. मैंने बहुत कुछ सीखा. I wish मैं डॉक्टर बन जाता. मेरे पेरेंट्स बड़े खुश होते, बट मैं नहीं बन पाया. But I learned a lot of things about skin. And बहुत सारे ऐसे मिथ थे जो हम एज आम आदमी कैरी करते हैं,
but then you were giving bang on insights. So thank you for doing this. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप के सारे ऑडियंस के भी थोड़े थोड़े इसमें डाउट्स क्लियर हुए होंगे. बिल्कुल. एंड बहुत ज़रूरी है कि स्किन केयर को हम एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन माने एंड नॉट लाइक अ बर्डन ऑन आवरसेल्व्स. If you like to do skincare, you must take out at least 1 minute of your day in the morning and 1 minute at bedtime to do that, and nothing more is required. True. Honestly. And जो भी आपके लिए हो सवाल जो मैं ना पूछ पाया हूँ, आप पूछ सकते हैं in the comment section, so that ma'am is there to answer it for you Most and certainly. take it further. Thank you Thank so you so much for having me. Awesome. Thank you. Okay. This is Great. cool.